Hello everyone. Good evening everyone. Good evening everyone. Good evening Prachi. आज हम चैप्टर खत्म करेंगे, पूरी यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी आज बायोटेक वाली। हेलो रियाज। आज बायोटेक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हेलो अभिलिप्सा, अलीजा। सुबह वाला सेशन कैसा लगा बताना एक बारी। कमेंट्स में कोई लिख के भी नहीं गया, मैंने हैशटैग डॉक्टर किया, तुमने लिखा था, मुझे दिखा नहीं अभी। कमेंट्स करके जाना उस वाले लेक्चर पे, ठीक है, ये वाली क्लास खत्म होने के बाद। बताओ अच्छा लगा ना? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ओके प्राची, अलीजा, मेन प्राची, अभिलिप्सा, पार्शियल ड्रॉपर्स की तो तुम्हारी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी होंगी, साथ साथ थोड़ी और टिप्स में लाई थी, है ना? होगी होगी क्लियर। ठीक है अभिलिप्सा। आज हमारी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, समरी करेंगे, ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट में हम ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी रीड की थी एक बार बताओ, बायोटेक की एनसीईआरटी रीड की थी जो परसों लेक्चर हुआ था हमारा उसकी। एनसीईआरटी रीड, आरएनए इंटरफेरेंस वगैरह समझ में आ गया था। आज ना हमारा जो मेजर टॉपिक है ना, जैसे कि इथिकल इश्यूज लास्ट में आएगा, ठीक है, टॉपिक इथिकल इश्यूज वाला आएगा, वो हम बिल्कुल एनसीईआरटी से रीड करेंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टॉपिक हो गया, वो हम बिल्कुल एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्योंकि ये थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड जिसने रीड की थी, ठीक है। देखो पर्सन मेंटोरशिप का, सो दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज है जो कि आपको आज के टाइम पे मिल रही है, ठीक है। पर्सन मेंटोरशिप जो भी आपको, देखो यहाँ कितने प्राइजें मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4000 रुपीज फॉर द होल ईयर आपका इसका प्राइस है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने डाउट्स, मान लो आपने क्लास में डाउट्स लिए, ठीक है, कुछ क्लास में डाउट्स पूछे जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, कुछ कमेंट्स करने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाते, है ना। तो वहां पे डाउट आपका ना, पर्सन मेंटोरशिप अगर आप लेते हो तो वहाँ पे 24/7 आपके लिए जो मेंटोर होता है आपको मिला हुआ होता है, वहां पे आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको कोई भी एकेडमिक डाउट है, नॉन एकेडमिक डाउट है, कुछ भी कभी भी वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो पर्सन मेंटोरशिप का जो है एक ही लाइक बेस्ट चीज है, आप कह सकते हो इसकी सबसे मेन जो बेस्ट चीज है वो यही है कि आपको हर टाइम 24/7 आपके लिए जो मेंटोर है अवेलेबल रहता है, आप उससे कोई भी प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हो, एकेडमिक इश्यूज हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज जो प्रीमियम डीपीपी वाला है, जो कि वैसे 499 रुपीज का है, लेकिन पर्सन मेंटोरशिप वालों को बिल्कुल जो फ्री मिलता है इस केस में, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पर्सन, ये जो प्रीमियम डीपीपी वाला कोर्स है एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ता, पर्सन मेंटोरशिप में बिल्कुल अच्छे से आपको प्रीमियम डीपीपी भी मिलता है, और वहाँ पे आपको पता होगा एक चैप्टर के कम से कम 200 टाइप ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर के वहाँ पे सॉल्व होते हैं, आपको मेंटोर्स आके वहाँ पे सॉल्व कराते हैं, है ना, और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके पास वहाँ पे होते हैं ना, ठीक है। तो तुम अगर तुमने ज्वाइन करना हो तुम कर सकते हो, 4000 रुपीज इसका प्राइस है, कोड वहाँ पे यूज करना है काजल 123, कोड भी सिंपल सा है, काजल 123 लगाओ, ठीक है। ये वाला कोड लगाओगे 4000 रुपीज में तुम्हें मिल जाएगा, इसका प्राइस वैसे 5000 रुपीज है, बट आप इसको 4000 रुपीज में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो यू मस्ट बी वेरी फास्ट, ठीक है। तो जो लेना चाहे वो ले सकता है। आपको पता है इसमें कितने आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। नीट जर्नी में मेन चीज फोकस यहीं पे होना चाहिए हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सुबह के लेक्चर में आपको वहाँ पे बताया था, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे पार्शियल ड्रॉपर्स हो, फ्रेशर्स हो, कुछ भी हो, मैंने एक वहाँ पे हर एक पॉइंट वहाँ पे कॉमन पॉइंट रखा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट वहाँ पे देने पड़ेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, और अल्टीमेटली आपको अपना गोल जो है वो मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आपको कोड लगाना है काजल 123, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभिलिप्सा टिश्यू कल्चर जो एनसीईआरटी में स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में, वही सेम बाय, हाँ बिल्कुल सेम वाला वही का वही उठा के दे रखा है बायोटेक में, ठीक है, वो भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। गुड इवनिंग जागृति, ठीक है, करें स्टार्ट। आज हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, जीन थेरेपी,
पहले देखो हमने क्या अपनी एप्लीकेशन से हम पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, पहले हमने एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन देखी थी कि बायोटेक की एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, जहां हमने बीटी कॉटन का एग्जांपल देखा था, जीन एडिशन और जीन सबट्रैक्शन से हमने अपने प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट अल्टीमेटली बनाया था। उसके बाद इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा था, इंसुलिन प्रो इंसुलिन से एक्टिव इंसुलिन कैसे बनती है, फिर उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस हमने टेक्नोलॉजी देखी थी। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी जीन थेरेपी। देखो अगर आपने देखा होगा स्किन के लिए हम लोग लेते हैं स्टीम थेरेपी वगैरह, है ना, स्टीम थेरेपी हम स्किन वगैरह ये लेते रहते हैं। सिमिलरली कुछ लोग लेते हैं मसाज थेरेपी अपने जॉइंट्स पेन्स वगैरह के लिए। सिमिलरली आपने जिस भी चीज को ठीक करना है हम उससे रिलेटिव हमेशा एक थेरेपी देते हैं। इसी तरह से जीन थेरेपी भी बिल्कुल इससे रिलेटेड है कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जीन ही अगर डिफेक्टिव हो जाती है तो उस केस में जो ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी बनी है, हमने देखा था ना बायोटेक का यूज थेराप्यूटिक्स में हमने यूज किया था, तो इसी चीज के लिए जो थेरेपी हमने यहाँ पे डेवलप की है फॉर करेक्टिंग योर जीन इज कॉल्ड योर जीन थेरेपी। यहाँ पे हम अपनी जीन को ही करेक्ट करेंगे। दैट मीन्स मैं सिंपल कहूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एक फॉल्टी जीन को, जो हमारे पास जीन एक्चुअल में गलत हुई हुई है, उसको हम फंक्शनल जीन में कन्वर्ट करेंगे सो दैट आपकी बॉडी में जो भी जीन डिफेक्टिव बनी है वो अपना काम फिर से अटेन कर ले और हमारी बॉडी एक नॉर्मल पेस पे फिर से आ जाए। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीन थेरेपी, पहली जो सक्सेसफुल जीन थेरेपी थी वो दी गई थी 4 साल की बच्ची को। ठीक है, 4 साल की लड़की को दी गई थी सबसे पहली जीन थेरेपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसको दी थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को हमने दी थी, जो किससे फेस कर रही थी, एडीए डेफिशिएंसी से फेस कर रही थी। एडीए डेफिशिएंसी क्या है, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज एस आ गया, दैट मींस यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या था, पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी किसको दी गई थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी, जिसमें क्या था, जो किससे फेस कर रही थी, एडीए डेफिशिएंसी से फेस कर रही थी। और एडीए का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। ठीक है, ये जो आपके पास एंजाइम है ना, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल कॉर्नर के घर में रहती हूँ तो बहुत ज्यादा नॉइस वहाँ पे आती रहती है ना। ठीक है, चलो देखो तो क्या है, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज जो होता है वो बिल्कुल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके लिए होता है, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। आपके पास दो तरह के लिम्फोसाइट्स आती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड योर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हम इसको ह्यूमन हेल्थ में अच्छे से समझेंगे, बी लिम्फोसाइट्स का एक्चुअल काम क्या होता है और टी का काम क्या होता है ना। तो क्या होता है हमारे पास एडिनोसाइन डाइअमाइनेज, आपको मैंने बता दिया, बेसिकली मैं सिंपली बोलूं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लिम्फोसाइट्स के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के लिए सिंपली बोलो। और आपको पता है ये जो लिम्फोसाइट्स होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अगर मान लो इस लड़की के अंदर ये वाला एंजाइम बन ही नहीं रहा तो दैट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। ऐसी डिसीज का नाम बता सकते हो जिसमें और भी आपके पास इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, बताओ। देखो अगर आपको याद हो, एड्स वाली जो डिसीज होती है उसमें एक्चुअली जब अब जो एड्स से इंसान जो मरते हैं वो कभी भी एड्स के वायरस से नहीं मरते, वो हमेशा मरते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो अल्टीमेटली जो है वो जी ही नहीं पाते। वेरी गुड एबिलिप्सा, है ना। तो ये आपकी एक और एग्जांपल है। इसी तरह से एडी डेफिशिएंसी भी इम्यून सिस्टम पे अपना काम शो करता है। अगर ये एंजाइम नहीं, उस लड़की के अंदर ये एंजाइम नहीं था, इसलिए उसको कौन सी डिसीज हो गई, SCID, विच इज अ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट इसमें इसके बेस पे पीवाईक्यू आपका आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी डिसीज हो जाती है इम्यून सिस्टम के अच्छे से वर्क ना करने से, इसी और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो कि किस वजह से हुई थी आपके पास जीन, और किस लिए हमने इसको लगाया था, जीन थेरेपी से हम इसको डिसीज को ठीक भी करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आप रीड कर सकते हो, देखो एनसीईआरटी में लिख रखा है, इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटरी डिसीज, अगर कोई पर्सन है वो मतलब उसका जो जन्म है, वो उसका जो बर्थ है वो कैसे हुआ है, डेफिनेटली हेरिडिटरी डिसीज, एक अपनी जीन थेरेपी जीन डिसीज से वो अगर बोर्न हुआ है तो हम फिर भी उसको ठीक कर सकते हैं विद द ओनली हेल्प ऑफ योर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। ठीक है, अब क्या है जीन थेरेपी हम क्या करेंगे, अभी पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड करा रही है। देखो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम अपने जीन के डिफेक्ट को ठीक करेंगे। ठीक है, हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिसीज। उससे पहले मैं देखो आपको यहाँ बता देती हूँ, देखो हमारे पास एक्चुअली ना तीन चार मेथड होते हैं अपनी जीन थेरेपी को करने के लिए, या फिर अपनी डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए 3-4 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये थेरेपी में क्या होता है, ध्यान से सुनो, इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास एडीए वाला जो एंजाइम है उसी की कमी है, तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, उसी एंजाइम को डाल देंगे हमारी बॉडी के अंदर। अगर उसी एंजाइम को हमने डाल दिया तो हो सकता है हमारी बॉडी फिर से वैसे वर्क करने लग जाए, हमारी बॉडी को तो एडीए उस टाइम पे मिल चुका है ना, तो फिर से आपकी बॉडी जो है वैसे के वैसे वर्क करने लग जाएगी। लेकिन इस केस में आएगी एक प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम 3-4 थेरेपीज पढ़ेंगे, एक एक करके उनके साथ साथ प्रॉब्लम भी सुनो। तो इस केस में आएगी आपके पास एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको हमेशा क्या देना पड़ता, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो इंजेक्शन है वो देना पड़ेगा। हर वीक आपको पेशेंट को बुलाना पड़ेगा कि आओ इंजेक्शन लगवाओ और जाओ। तो बहुत ज्यादा ना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाएगा, तो इसलिए हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को तो बिल्कुल काट देते हैं। यहाँ पे लिख रखा है ना, सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे सी
यस, बोन मैरो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखो, ये लिख रखा हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन ये आपके पास सक्सेसफुल नहीं हुई। सेकंड हमारी थेरेपी पे आई हम, दैट इज योर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इस थेरेपी के अंदर क्या था कि आप क्या करो, जो भी डिफेक्टिव जो भी आपके पास पेशेंट के अंदर जो भी आपके पास पेशेंट है, आप किसी डोनर को लाओ, जो कि डोनर भी कैसा होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर डोनर ही कोई और तुम पकड़ पकड़ के ले आओगे गलियों से, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास टिश्यू मैचिंग नहीं हो पाती, जिससे कि रिजेक्शन भी हो जाता है किसी ऑर्गन का, और जो आप कराना चाहते थे वो काम नहीं हो पाता, ऐसा भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इसी की इसकी देखो लिमिटेशन भी आएगी कि अगर मान लो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम वहां पे कराते हैं, तो उस केस में ना हमें पहली बात तो क्लोज रिलेटिव से मैच कर रहा होता है अपने ऑर्गन को, है ना। अब क्या है, मान लो आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपने करा दिया, फिर यहाँ पे वही बात आ गई, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास जो पेशेंट है वो आपके पास एक्सेप्ट ही ना करे, और बोन मैरो अल्टीमेटली बॉडी में जो है एक्सेप्ट ही ना हो, और अल्टीमेटली जो आप चाहते थे काम कराना, जीन को ठीक कराना, वो हो ही ना पाए। तो ये वाली सिचुएशन में मेरे पास कैंसिल होगी। फर्स्ट वाली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी थी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को हम ERT भी बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ से कट गई, और ऊपर मैं सिंपली बोलूँ तो हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वाली चीज भी हमारी कट गई, ठीक है। फिर आती है हमारे पास थर्ड टेक्नोलॉजी, जो कि इफेक्टिव भी थी, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन देखने से पहले हम थेरेपी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बोला एडीए की कमी है, किसी पेशेंट के अंदर एडीए की कमी है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए को पकड़ के लाएंगे, मतलब किसी भी हम बेसिकली हम अच्छा मुझे बात बताओ, हम यहाँ पे किस केस में, हम यहाँ पे किसी इंसान के अंदर, किसी एक ह्यूमन के अंदर हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं ना अपनी फॉरेन जीन को, हम यहाँ पे यूज तो बायोटेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। और कौन सा वेक्टर हमारा यूज होता है जब हम किसी एनिमल के केस में अपनी फॉरेन जीन को लाते हैं। प्लांट के केस में तुमने उस दिन बहुत वो करा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बताया था मैंने, बहुत बार बता चुकी हूँ इस बात को। अब एनिमल के केस में बताओ कौन सा हम वेक्टर यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस चैप्टर पे बेस्ड है, बताओ, सब बताओ। बताओ बताओ, कौन सा वेक्टर यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, हम भी तो टाइप ऑफ एनिमल ही है एक तरह से, बताओ। ह्यूमंस एनिमल्स में तो आएंगे। वेरी गुड, जो जो आंसर देते जा रहे हैं ना, साथ साथ सेशन को लाइक भी करते जाओ, ठीक है, साथ साथ सेशन को लाइक करते जाओ, ठीक है। अलीजा का ठीक है, विलिप्सा का ठीक है, और बताओ, सारे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। जागृति का ठीक है, वेरी गुड। डेफिनेटली हम वहाँ पे रेट्रोवायरस यूज करते थे ना, प्रीवियस चैप्टर पे आपका बेस्ड है। चलो आज किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पिछले पहले पनिशमेंट किसने पूरी की थी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करें, हमने क्या करा, बाहर हम एडीए वाली जीन को लेके आए, ठीक है। एडीए जीन को हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे। वेक्टर कौन सा, रेट्रोवायरस, आप बता चुके हो। हम क्या करेंगे, अपने डब्ल्यूबीसीज के अंदर, या फिर सिंपली मैं बोलूं लिम्फोसाइट्स के अंदर, पेशेंट की हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालेंगे। जैसे ही कभी कभी ना इसमें से सीक्वेंस भी आती है इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट के अंदर से लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालेंगे, और हमने क्या करा हुआ है, बाहर हमने एक लैब में या फिर कैसे भी हमने एक फंक्शनल एडीए जीन बना के रखी हुई है। हम क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसीज के अंदर इस वाली फंक्शनल एडी जो एडीए वाली जीन है उसको इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने इंसर्ट कर दिया, हमारे पास जो डब्ल्यूबीसीज थी वो अब सही वाली डब्ल्यूबीसीज बन गई, फिर हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट को वापस दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस केस में ना, एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है, एज यू नो, अगर आपने बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर अभी वो अपराजिता ने आपको पढ़ाया होगा, वहां पे हमने एक चीज देखी होगी कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो हो सकता है ज्यादा, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का, सिर्फ हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का होता है ना। अब मान लो आपने ये चीज आपने करा तो दी, लेकिन साइंटिस्ट जो आपके पास डॉक्टर्स है उन्होंने कहा कि चलो हम करा देते हैं, हमारा सक्सेसफुल काम हो गया, बट यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है। आपको हर वीक ये टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपके पास ये चीज सक्सेसफुल हो पाएगी, अदरवाइज आपकी जीन थेरेपी जो आप करना चाह रहे हो वो चीज कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ द रीजन की लिम्फोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब क्या है, अब इस हमने टेक्नोलॉजी तो अच्छी बना ली, बिल्कुल यहाँ पे सही काम हुआ कि हम बाहर से एडीए जीन को लाए और हमने डब्ल्यूबीसीज के अंदर इंसर्ट कराया, हमने पेशेंट को दे दिया, काम हमारा हो गया। लेकिन वहीं वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है छोटा सा होता है, बहुत कम दिन का होता है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमें ये सेम टेक्नोलॉजी लगा देनी है एट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। मतलब बर्थ से पहले, जब बर्थ भी नहीं हुआ है किसी भी इंडिविजुअल का, उससे पहले ही अगर हम ये वाली थेरेपी अपनी फिर से यही सेम बिल्कुल काम हमने वही करना है कि हम क्या करें, अपने डब्ल्यूबीसीज को ले रहे हैं वापस से, उसमें क्या कराने हैं, इंजेक्शन के थ्रू जैसे भी हम करा रहे हैं, बस हमें उसको कराना कब है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करा देना है। क्योंकि अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ मैंने आपको स्टेम सेल्स बताए थे, है ना। स्टेम सेल्स एक्चुअल में क्या काम करते हैं, आपके पास पूरे ऑर्गन, पूरी बॉडी के ऑर्गन को बनाने का काम करते हैं आपके स्टेम सेल्स। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये वाला काम करा देते हो, तो क्या होगा, जो आप डब्ल्यूबीसी जो आपने बाहर से इंसर्ट कराइए, ये स्टेम
स्टेम सेल्स में जाके अल्टीमेटली जब एम्ब्रियो की पूरी बॉडी बनेगी उस सब में उसकी पूरी बॉडी में इस तरह के लिम्फोसाइट्स अब चले जाएंगे, पहले वाले लिम्फोसाइट्स नहीं रहेंगे, इस तरह के लिम्फोसाइट्स चले जाएंगे और जैसे ही न्यू लिम्फोसाइट्स उसकी बॉडी में आ गए हैं, अब जो एम्ब्रियो बोर्न होगा तो उसको अब ये हेरिडिटरी डिसीज अब नहीं होगी। अल्टीमेटली अब यहाँ भी हमने कैसे प्रोटेक्शन करी, सिर्फ जीन थेरेपी के थ्रू हमने अपने एम्ब्रियो को बचा लिया। सिंपल बोलूं, एम्ब्रियो जब एडल्ट में बनेगा उसको कभी भी ऐसी डिसीज दोबारा नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया? बताओ क्लियर हुआ? फिर एनसीईआरटी दिखाऊंगी। बताओ बताओ सब बताओ, थम्स अप दो फटाफट से, थम्स अप दो। स्टेम सेल्स के बारे में सबको पता है ना? अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालोगे उससे क्या होगा, आपके पास स्टेम सेल्स में अंदर जाके उसके बाद फिर आपके नए लिम्फोसाइट्स उसी तरीके के बनेंगे, पहले वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, डिफेक्टिव वाले नहीं बनेंगे। सिंपली हो तो वेरी गुड। ठीक है, अबेलिप्सा, डोरामी, जागृति, अलीजा। ठीक है प्राची, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई है। हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यस, इन विच द फंक्शनल एडीएस गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन हम पढ़ चुके हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट में, बट द प्रॉब्लम विद दैट कि यह कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं हम पढ़ चुके। एज अ फर्स्ट स्टेज टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम अ ब्लड ऑफ अ पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। सबको मैंने बता दिया, पहले लिम्फोसाइट्स हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या कराएंगे, फंक्शनल एरिया दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। बेसिकली ना पता, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए होता है जो कि आपके पास से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना होता है ना, उसको हम जनरली कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एडीए का ही हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेंगे, रेट्रोवायरल वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और अल्टीमेटली फिर हम पेशेंट की बॉडी में रिटर्न करा देंगे। इस तरीके से क्या करा सकते हैं हम, जीन थेरेपी अपनी सक्सेसफुल करा सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, however if the gene isolate from bone marrow cells producing AD is introduced into cells at an early embryonic stage, it could be a permanent cure। क्वेश्चन आता है कि कब आप अपनी जीन थेरेपी को एज एन परमानेंट क्योर कहोगे, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन यही आता है, कब हम उसको परमानेंट क्योर कहते हैं, जब हम अपनी सेम जीन थेरेपी को कब परफॉर्म कराएं, एट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, तभी आप वहां पे उसको परमानेंट क्योर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलो जीन थेरेपी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, छोटा सा था, इजी था, मैंने आपको बता दिया है ना। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो क्या होता है, पहले के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो हमारी जो भी डायग्नोसिस होती थी, किसी भी डिसीज की डायग्नोसिस जो होती थी वो कैसी होती थी, या तो ब्लड सैंपल ले लिया जाता था, ब्लड सैंपल तो चलो आज भी लिया जाता है, ब्लड सैंपल ले लिया जाता था, सीरम एनालिसिस किया जाता था, या फिर मैं सिंपली बोलूं यूरिन के सैंपल ले लिए जाते थे ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप अच्छे से क्या कर पाओ, अपने डिसीज को डायग्नाइज कर पाओ। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, अपने डीएनए और आरएनए को यूज करते हैं, है ना। एक बार मुझे सब कमेंट से बताओ, डीएनए और आरएनए को एक टर्म मैंने बताया था, जहां पे आपने, जब मैंने प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर बताया था ना, वहां पे एक टर्म यूज हुआ था मॉलिक्यूलर डैश। वो वर्ड फटाफट से मुझे बता दो, डीएनए आरएनए के लिए हमने क्या यूज किया था, जब आपको वहां पे डेफिनेशन आई थी बायोटेक्नोलॉजी की, वहां पे मैंने आपको वो चीज बताई थी। बताना फटाफट, फटाफट बताओ, सब बताओ। वेरी गुड जागृति अलीजा, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। ठीक है, एनालॉगस नहीं, एनालॉग्स। ठीक है, ये हमारा पास टर्म होती है किसके लिए, मॉलिक्यूलर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कैसी डायग्नोसिस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमने करनी है, तो हम यहाँ पे भी यूज किसका करेंगे, अपने डीएनए आरएनए, जो कि हमारे एक्चुअल में मॉलिक्यूलर एनालॉग्स होते हैं, हम यूज भी उनका ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिख रखा है, यू नो दैट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो जो भी प्रीमियम डीपीबीज में कराती हूँ, वहाँ पे जो वीडियोस देखते होंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आपके पास अगर आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट करनी है किसी भी डिसीज की, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि अर्ली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट बट पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन आता है पैथोफिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बट अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड ऑप्शन बन के आता है डायग्नोसिस भी हमें करना है, पैथोफिजियोलॉजी भी जाननी है हमें, कोई भी पैथोजन की। मान लो आपकी बॉडी में क्या है, कोई पैथोजन आया, आपको पता होना चाहिए कैसा मेरे पास पैथोजन आया है, क्या क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या चीज है, और उससे मुझे क्योर कैसे करना है। तो किसी भी पैथोजन की पैथोफिजियोलॉजी आपको जरूर पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए। ये आपका मेन मोटिव है पूरे बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब क्या है, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड मैंने आपको बता दिए, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हो कि आपका पहले ही डिसीज, आपके पास जो है पहली डिसीज को आप पकड़ लो, पहले डिसीज को पहचान लो कि एक्चुअली मुझे डिसीज कौन सी हुई है, और अगर आप कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मतलब पुराने वाले मेथड्स पे आज भी रिलाई करते हो, तो आप कभी भी जो है अपने डिसीज को क्योर नहीं कर पाते। इसी के लिए हमने क्या करा, अपने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे हम आए, जहां पे हम फटाफट से अपने किसी भी डिसीज का पता लगा सकते हैं, है ना। क्या है, अब इनके लिए कौन से नाम, कौन से तीन आपके पास चीजें आएंगी जिनसे आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो अपनी किसी भी डिसीज का, वो कौन से है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पे हमने सैल्मोनेल टाइफीम्यूरियम का यूज किया था। पीसीआर आप यूज कर सकते हो, पीसीआर भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साथ साथ हम एलिसा यूज करेंगे। एलिसा की जो फुल फॉर्म है, सब बच्चे कमेंट्स में लिख के बताएंगे एलिसा की फुल फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। साथ साथ हम अपनी तीसरी टेक्नोलॉजी विच इज योर एलिसा हम यूज करेंगे। किस किस तरीके से यूज करेंगे वो साथ साथ अपना पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस आर नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिसीज सिम्टम। सबको पता है आपकी बॉडी में जब तक कोई पैथोजन नहीं आता, जैसे आपकी बॉडी में पैथोजन आएगा आपको तभी तो डिसीज के बारे में पता चलेगा ना। लेकिन आपकी बॉडी में जैसे जब आपको पता चलता है ना कि एक्चुअली मानो कि किसी को कोल्ड होने वाला है, तो जब आपकी बॉडी एक्चुअली जो है कोल्ड दिखाना, कोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो दिखाना शुरू करती है ना, उस टाइम पे एक्चुअली उस पैथोजन का जो अमाउंट है, उस पैथोजन का जो नंबर है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है कि आप उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, है ना। इस टाइम पे इतना ज्यादा आपके पास नंबर हो चुका होता है ना। फिर यहाँ लिख रखा है बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज वेरी मच हाई, ठीक है। फिर यहाँ लिख रखा है द लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आपको हाँ वेरी गुड, सबने लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, पीसीआर में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ना, कितना भी हम एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं विद द ओनली हेल्प ऑफ योर पीसीआर। अगर आपको अर्ली डिटेक्शन करना है, मैंने आपको पहली टेक्नोलॉजी बताई आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी मैंने आपको बताई पीसीआर। पीसीआर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कोल्ड का एग्जांपल दिया, कोल्ड के टाइम पे आपके पास कंसंट्रेशन पैथोजन का इतना ज्यादा पड़ा हुआ होगा, लेकिन सिर्फ पीसीआर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पैथोजन का जो भी अमाउंट है बॉडी के बाहर निकालेंगे, उसकी हम एम्प्लीफिकेशन कराएंगे और अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पैथोजन था जिसने डिसीज कॉज किया है। सो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर हम लो कंसंट्रेशन को भी अपना जो है मेजर कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसको एम्पलीफाई करा सकते हैं और अपनी डिसीज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू ऐसी चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमने अपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन को ही हम जो है पता लगा पाए, है ना। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सी पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। एचआईवी किससे कोज होता है, वायरस से कोज होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से हमारे पास जो आपका एचआईवी होता है वो कोज होता है। ह्यूमन हेल्थ में हम ब्रीफ में एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्या होता है पीसीआर, सबसे पहली बात यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है कि पहले नाम मतलब आपके पास आएगा, पहली ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे आप पीसीआर को सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो, तो वो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे एचआईवी की डिटेक्शन में आप यूज कर सकते हो। कैसे आप यूज कर सकते हो, वही मैंने आपको एग्जांपल बताया, वायरस आप लोगे उसको एम्प्लीफिकेशन कराओगे अच्छे से, आप बिल्कुल इजी आप स्टडी कर पाओगे, जैसे कि पहले नहीं कर पा रहे थे सिर्फ आपकी यूरिन सीरम एनालिसिस से। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और आई कैन से विद द हेल्प ऑफ योर मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस इन जीन इन सस्पेक्टेड केस कैंसर पेशेंट्स टू। कैंसर पेशेंट्स में अगर किसी को बताएगा यहाँ पे किस तरह की एबिरेशंस होती है, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से बताई थी, कुछ एबिरेशंस बताई थी, कोई मैंने आपको वहां पे ट्रिक भी बताई थी, कैंसर में कौन सी तरह की एबिरेशंस एक्चुअल कॉज होती है, एक वर्ड था जब मैंने रिलेट करके भी आपको बताया था। बताओ कोई बताएगा, किसी को याद है। देखो थोड़ा सा बोरिंग है ये चैप्टर, क्योंकि अब जो लास्ट तक जाएंगे ना, ये बिल्कुल इथिकल इश्यूज तक जाएंगे, सारा थ्योरेटिकल टॉपिक आता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा है ये कंफ्यूजिंग बट डोंट वरी, ठीक है। किसी को याद है। यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स है लाइव में, बट 11 लाइक्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करते तुम लाइक, बताओ। किसी को नहीं पता एबिरेशन कौन सी एबिरेशन थी, नहीं पता तो बता दो, मैं बताऊंगी फिर। यस नो लिख दो, चलो जिसको नहीं पता एक बार बता दो, नहीं पता तो याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्रोमोसोमल एबिरेशन बताया था ना, कैंसर में आपको मैंने रिलेट भी कराया था, क से ऐसे कैंसर को कौन सी कॉज करता है, क्रोमोसोमल एबिरेशंस वहां पे जो होती है हमारे पास होती है ना। इसी तरह से अब ये देखो वहाँ पे एबिरेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आती है, क्योंकि कैंसर अभी जब हम ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ब्रीफ में आएगा कैंसर की आपके पास 2-3 रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि आयनाइजिंग म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हो सकता है, अल्टीमेटली जिससे म्यूटेशंस होती थी, म्यूटेशन से फिर कैंसर कॉज होता था, तो वो डिसीजेस हम अल्टीमेटली वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट्स अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पे आप मल्टीपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा पाते हैं, तो उसका आपका आंसर आएगा पीसीआर, ठीक है। पीसीआर उसका आंसर आएगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप कहां से पता लगा सकते हैं, पीसीआर टेक्निक के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने एक टर्म पढ़ी थी, वो कौन सी ऐसी टेक्निक थी जिसमें हम क्या करते थे, अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बिफोर बर्थ पता लगा देते थे, बताना। आ गया ना याद, ठीक है। बताओ, ये तो सबको पता होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक हमने टर्म पढ़ी थी, फिर मैं आपको प्रोब के बारे में बताऊंगी, बताओ। एमनियोसेंटेसिस, वेरी गुड, ठीक है। वहां पे भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाते थे, पीसीआर के थ्रू भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखते हैं प्रोब क्या है एक्चुअल में। ये देखो प्रोब हमारे पास क्या होता है, सी
यस पहले प्रोब यहाँ देखते हैं। ये देखो प्रोब का मतलब होता है आपके पास मान लो कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर आरएनए है। यहाँ पे अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वहां पे हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल समझो यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपके पास चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, बट कंडीशन क्या है, इट शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे आरएनए इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या था हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने डिसीज कॉज की थी। सिमिलरली प्रोब क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मेन कंडीशन ये है, इट कुड बी डीएनए और इट कुड बी एन आरएनए। ठीक है, पहली बात तो याद रखना। प्रोब आपके पास अब क्या होगा, प्रोब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमने वहां पे प्रोब यूज किया था। प्रोब एक्चुअल में क्या होता है, वही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है जो कि आपके पास रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको पता होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो क्या होता है, प्रोब आपके पास वही होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आपके पास आरएनए और डीएनए विच इज बेसिकली रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। ठीक है, वही आपके पास डेफिनेशन दे रखी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। ठीक है, लेकिन होना कैसा चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होना चाहिए, इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे क्या करते हो, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ क्या कर देते हो, यहाँ पे आप टैग कर देते हो। ठीक है, अब ये समझाने के लिए अगर मेरे पास ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज नहीं है, चलो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये देखो, हाँ यहाँ बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे 3 चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अलीजा, प्राची एंड अभिलिप्सा। ठीक है, 3 मैंने ले लिए। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, पूरा नाम लिख देती हूँ वरना अभिलिप्सा बुरा मान जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये अलीजा का जीनोम है, मान लो यहाँ प्राची का जीनोम है, मान लो यहाँ पे अभिलिप्सा का जीनोम है। ठीक है, एक्चुअल में सिंपली बोलूं तो डीएनए उनका जीनोम है। ठीक है, अब क्या होता है ना, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हम क्या बाहर ना प्रोब प्रिपेयर करके रखते हैं अपने लेबोरेटरीज के अंदर या कहीं भी। हम क्या करते हैं, अपना प्रोब को प्रिपेयर करके रखते हैं। मान लो मेरे पास प्रोब है और ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके ना इन तीनों के एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रोब के साथ इनका ना कनेक्ट, मान लो इनके जीनोम के साथ पहले हम ये वाला लाएंगे। ठीक है, पहले हम मान लो ये वाला लाई, हमने पहले मान लो मैंने कराया एलिजा के साथ, मैंने यहाँ पे कंबाइन करा दिया अपने प्रोब को विद एलिजास जीनोम। ठीक है, अगर मान लो इसने कलर प्रोड्यूस कर दिया, अगर मान लो इसने सॉरी, ठीक है, अगर मान लो इसने कलर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो दैट मींस मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किसी भी डिसीज की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, मान लो क्या हुआ, अभिलिप्सा के, जब मैंने अभिलिप्सा के साथ यहाँ पे टैगिंग कराई, मान लो मैंने यहाँ पे अभिलिप्सा के साथ यहाँ पे टैगिंग कराई किसकी, अपने प्रोब की, तो मान लो इसने भी कलर प्रोड्यूस कर दिया। कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या डाल सकते हैं, अपना क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कोई भी डाल सकते हैं। हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले में पढ़ा था, जो हमने सिलेक्शन करा था रिकॉम्बिनेंस का। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई सबस्ट्रेट डालेंगे, मान लो इसने भी कलर प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट मींस ये क्लियर होगा कि ये भी मेरे पास जो है डिसीज फ्री है। ठीक है, लेकिन मान लो प्राची का जीनोम आया, मान लो यहाँ पे ऐसे प्राची का यहाँ पे, यस मान लो यहाँ पे प्राची का जीनोम आया। ठीक है, प्राची के जीनोम पे आने के बाद मैंने देखा कि इस वाले के यहाँ प्राची के जीनोम पे मान लो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हुई हुई है ना, और म्यूटेशन अगर मान लो प्राची के जीनोम पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई हुई है, तो यहाँ पे अब आपके पास कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, कलर बिल्कुल भी प्रोड्यूस आपके पास नहीं होगा। कलर प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा होगा, ऑटो रेडियोग्राफी यूज की होगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आपको टर्म याद हो, वहाँ पे हमने यूज किया था ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे हमें क्या दिखता था, हमें वहाँ पे कलर्ड बैंड्स देखने मिल जाते थे विद द ओनली हेल्प ऑफ ये ऑटो रेडियोग्राफी। वहाँ पे हम एक्सरेज वगैरह का यूज करते थे। यहाँ भी हमने क्या करा, अपने कोई सबस्ट्रेट यूज करा, मान लो यहाँ पे प्राची के जीनोम में, मान लो स्टार्टिंग से प्राची के जीनोम में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होके आ रही हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, हमने वो चीज चेक कैसे करी, विद द हेल्प ऑफ ओनली योर प्रोब। जब हमने प्रोब यहाँ पे लगाया और हमने देखा कि अब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दैट मींस यहाँ पे डिटेक्शन हो गया कि प्राची के जीनोम में एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे म्यूटेशंस बेसिकली आई हुई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखो यहाँ प्रोब के बारे में लिखा हुआ है, वेट, यस यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, हमने क्या करा, रेडियो एक्टिव से उसका प्रोब बनाया, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इन अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। वही जीनोम के साथ हमने क्या करा, उसको हाइब्रिडाइज कराया इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी हमने लगाई, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जब हम कलर अपना लाते हैं ना, तो कलर हम कहाँ से लाते हैं, अपनी फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी लास्ट में एप्लीकेशंस में आता है, फोटोग्राफिक फिल्म हम कहाँ पे यूज करते हैं ना, कलर डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द म्यूटेटेड जीन। प्राची के जीनोम के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं, क्योंकि प्रोब क्या होता है, अगर आपको प्रोब याद हो, पहली बात तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, पहली बात। साथ साथ मैंने आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी प्रोब की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो होता है डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी रखता हुआ चलता है ना, जैसे कि मान लो ए है तो उसके पास टी होगा, लेकिन अगर मान लो प्राची के जीनोम में म्यूटेशन ऑलरेडी हो रही है वहां पे, तो उस केस में प्रोब की कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होगी और अल्टीमेटली कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, वी कैन से कि प्राची जो है वो डिसीज इंडिविजुअल है। ठीक है, सॉरी प्राची बट वी हैव टू रिपीट इट। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, ये बताओ पहले प्रोब का समझ में आ गया, प्रोब क्लियर हुआ, ये लाइंस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। साथ साथ देखो मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा एनसीईआरटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, साथ साथ थोड़ा आपको समझा भी रही हूँ।
बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे एलिसा के बारे में। एलिसा, एलिसा नॉट एलिसा, ठीक है, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। यहाँ पे जो आपके पास एलिसा वाला टेस्ट होता है ना, ये हम जनरली ना यूज करते हैं। ठीक है, इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे ना हमें बेसिकली पहली बात तो ना इसका प्रिंसिपल पूछते हैं। प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कैसा प्रिंसिपल होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, इसका जो मेन प्रिंसिपल का नाम होता है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मान लो हमने कोई ग्लास, अपनी कोई प्लेट थी, यहाँ पे मान लो हमने क्या करा, अपने एंटीजन को क्या करा दिया, एंटीजन की कोटिंग बना दी। एंटीजन की बना रहे हो, एंटीबॉडी की, किसी की भी तुम यहाँ पे कोटिंग बना रहे हो, ठीक है, एंटीजन हमने एंटीबॉडी की कोटिंग बना दी। अब हमने क्या करा, एंटीबॉडी, मान लो कोई किसी, देखो क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हमारे पे कोई डिसीज हमको होती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करना स्टार्ट करती है ना। मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं एंटीबॉडी लाई अपने एंटीजन के ऊपर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डलवाया कोई ना कोई एंजाइम। जैसे मैं एंजाइम डलवाऊंगी, अगर मान लो यहाँ पे फिर से मेरे पास जो है कलर प्रोड्यूस मेरे पास हो गया, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मेरे पास कलर प्रोड्यूस हो गया, तो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि यस, जो भी डिसीज इंडिविजुअल है वो पॉजिटिव इंडिविजुअल है ना। अगर मान लो एंटीबॉडी, क्योंकि पॉजिटिव इंडिविजुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में रिएक्शन हो गई है। और रिएक्शन कैसे हुई है, क्योंकि डिसीज इंडिविजुअल मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई होंगी, क्योंकि डिसीज है, तभी तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन हो गया। अगर मान लो एंटीबॉडी बनी हुई ना होती तो मेरे पास कलर भी ना आता, कोई रिएक्शन भी ना होता, फिर मैं यहाँ पे बोल देती कि मेरा जो इंडिविजुअल है वो डिसीज नहीं है। ठीक है, तभी यहाँ पे इसका नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम लिंक करा। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इम्यून सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे बातें होती हैं। बताओ क्लियर हुआ कि इसको हम एंजाइम लिंक ये सब चीज क्यों बोलते थे। क्या रेडियो एक्टिव प्रोब को म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट्री करवा सकते हैं, फिर वही बात है, म्यूटेशंस को आपको हटवाना पड़ेगा। ठीक है, म्यूटेशन हटना इम्पॉसिबल है, जब तक म्यूटेशन नहीं हटेंगी प्रोब आपका नहीं जा सकता वहां पे। ठीक है कृपेश, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, ये बात हुई हमारी एलिसा की। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है हमारे किसका, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिख रखा है, देखो, इज बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस का एग्जांपल क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास एंटीजेंस के। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, सबकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है जब भी कोई पैथोजन आके इन्फेक्ट करता है ना, तो उससे रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें, ट्रांसजेनिक एनिमल स्टार्ट करें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स करेंगे, देन टिश्यू कल्चर करेंगे, देन एथिकल इश्यूज करेंगे, समरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर फिनिश। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे कि हम क्या करते थे, कभी भी मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल इंडिविजुअल था, इससे हमने क्या करा, अपना वेक्टर में हम लाइव वेक्टर को हमने अपने होस्ट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया था, हर्ष के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, हर्ष नहीं है, चलो ठीक है, तो हमने कराया था होस्ट के अंदर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे अल्टीमेटली हम इस होस्ट को अब क्या बोल पा रहे थे, इस होस्ट को अब हम बोल पा रहे थे ट्रांसजेनिक होस्ट, ये बन जा रहा था। ठीक है, सिमिलरली ना हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ना हम किस किस पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, अभी हम इसके 5 पर्पस स्टडी करेंगे एनसीईआरटी से ही। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको समझ में आ गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या है। अब कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो, ट्रांसजेनिक, आप रैट्स को ट्रांसजेनिक बना सकते हो, रैबिट्स को बना सकते हो, पिग्स को बना सकते हो, शीप को बना सकते हो, काउस, फिश, आप इन सबको ट्रांसजेनिक बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस को बना सकते हो। ठीक है, और उनमें से भी अगर मैं बोलूं, हमारे पास 95% में बोलूं ना, जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरह यूज करते हैं, 95% अगर मैं बोलूं, वहां पे हमारे पास कौन से होते हैं, माइस होते हैं। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपके कौन से होते हैं, माइस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95% हम अधिकतर क्या यूज करते हैं, माइस यूज करते हैं। जनरली बोलो, अगर मान लो हमें कभी भी, मान लो हमें कोई वैक्सीन ट्राई कर, जैसे कि मान लो कोविड वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन अगर हमें ट्राई करनी है, तो पहले ह्यूमंस पे ट्राई नहीं होती, पहले एनिमल्स को बलिदान देना पड़ता है, पहले एनिमल्स की वो लगती है, एनिमल्स को पहले उनके ऊपर ट्राई किया जाता है, उसके बाद अगर वहां पे हमें कोई सक्सेसफुल वहां पे चीज मिलती है, उसके बाद जाके हम क्या कराते हैं, ह्यूमंस में एक्चुअल वो चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, कृपेश, जैसे म्यूटेटेड जीन का सीक्वेंस है वैसे ही प्रोब का सिंथेसाइज करके करवा सकते हैं। नहीं, देखो, मेन काम है म्यूटेशन हटवाना, म्यूटेशन काम हमारा काम नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन हटवाना, म्यूटेशन के थ्रू तो कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर ऐसे ही म्यूटेशन हम हटवा पाए तो फिर तो कैंसर हर बार डिटेक्ट हो जाएगा, हर बार सेव हो जाएगा कोई ना कोई इंसान। ठीक है, चलो अब मेन काम है यहाँ पे, देखो एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे। सी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप कोई भी, मान लो कोई भी आपके पास फॉरेन जीन आई, कोई भी आपके पास जीन आई, अगर आपको पढ़ना है कि ये वाली जीन किसी की बॉडी में जाके एक्चुअल कैसा कैसा काम करती है, तो वही बात मैंने बताई, हमें यूज तो यहाँ पे ह्यूमंस को ही करना पड़ेगा। ठीक है, यूज तो हमें एनिमल्स को ही करना पड़ेगा, है ना। क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन रेगुलेशन हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ा था, उस पे ही बेस हमारा यहाँ पे कि पहले हमें अगर किसी भी जीन के बारे में हमें
नॉलेज जीन के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिख रखा है, जैसे एग्जांपल लिख रखा है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अगर मान लो आपको इंसुलिन का काम जानना है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर मान लो आपको इंसुलिन का काम जानना है तो सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर डाल के देखेंगे वो चीज, वो जीन, अगर हमें सारे जीन के बारे में पढ़ना है कि जीन कैसे काम करती है, अगर ये क्योर कर पा रही है नहीं कर पा रही, क्या ये कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कोज करी, तो उसके लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ही यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिख रखा है, किसी भी आपको जीन के बारे में बायोलॉजिकल इफेक्ट अगर आपको पढ़ने हो, बायोलॉजिकल इफेक्ट वही एक्चुअल में किसी ऑर्गेनिज्म पे जाके कैसा कैसा इफेक्ट अपना वो शो करना है, तो सारी चीजों के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करना पड़ेगा। सेकंड चीज आती है, सेकंड एप्लीकेशन आती है स्टडी ऑफ डिसीज। आपको मान लो किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी डिसीज के बारे में पढ़ना है तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। Many transgenic animals are designed to increase our understanding how genes contribute to development. बहुत सारी जीन्स हमें यूजफुल, अभी हम देखेंगे किस किस तरह के हमने मॉडल्स भी इवन प्रिपेयर किए हैं बाय द यूज ऑफ ओनली ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीजेस, ठीक है। आप बहुत सारे मॉडल्स आगे प्रिपेयर करोगे। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेस सच एज कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आज के टाइम पे कौन से मॉडल्स, आपने आज के टाइम पे कौन से डिसीजेस के मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप बना चुके हैं जो कि आपको डिटेक्शन में काम करते हैं। तो उसके एग्जांपल आएंगे कैंसर के लिए, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि आप गठिया वगैरह आपको पता होगा, अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी होती है, वो सब डिसीजेस को जो है हम ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने यूज किया है। इन्हीं का यूज करके हमने ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफर एक्सपेंसिव टू मेक। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप मान लो किसी लैब में आप जाते हो, अगर आपको कोई मेडिसिन आपको बनवानी है, अगर आप लैब में जाओगे, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस ही हो जाता है। लेकिन उसी की जगह पे आप किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर कोई भी फॉरेन जीन लाओ, भाई अपनी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप किसी भी एनिमल के अंदर परफॉर्म कराओ और ट्रांसजेनिक अपने एनिमल को बना लो, तो उससे क्या कर सकते हो, आप ट्रांसजेनिक एनिमल से फिर बाद में आप जीन ले सकते हो और अल्टीमेटली आप अपने मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लैब में करोगे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन ये आपके पास इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, तो इसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस काम पर भी यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां कहां पे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं, ठीक है। फिर देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए which codes for a particular product such as human protein alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema, ठीक है। देखो यहाँ पे ना हम दो बातें करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी रोजी की, ठीक है। रोजी एक काऊ है, ठीक है, रोजी एक काऊ है जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, देखो पहले पढ़वाई देती हुई, देखो लिख रखा है पहली ट्रांसजेनिक काऊ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था। क्वेश्चन ये भी आता है, रोजी जो थी वो काऊ थी, बफेलो थी, माइस था, क्या था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद करना जो आपके पास रोजी है वो काऊ है, ठीक है, पहली ट्रांसजेनिक काऊ है जिसको हमने 1997 में बनाया है। एक बात बताओ मुझे, एली लिली कंपनी का जो काम आया था कौन से ईयर में आया था, कोई बताएगा। एली लिली कंपनी का जो काम आया था वो कौन से ईयर में आया था, बताओ कौन सा ईयर था। मैंने लास्ट टाइम कमेंट्स में लिखवाया भी था तुमसे, 1983, वेरी गुड, ठीक है। 1983 में आपके एलईडी कंपनी का आया था। सिमिलरली फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ थी वो 1997 में आई थी। इस काऊ का मेन काम क्या था, ये जो काऊ थी ना ऐसा मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही थी जो कि कितना था 2.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। ये इतना मतलब प्रोटीन 2. अगर हम पूरे लीटर में देखें तो 2.4 ग्राम्स आपके पास उसमें प्रोटीन था, तो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क ये प्रोड्यूस कर पा रही थी। जितना आपके पास अगर देखें तो ह्यूमंस में इतना मिल्क, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, इतना प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता जितना आपके पास इस काऊ ने प्रोड्यूस कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कितना ज्यादा यूज हुआ, हमें कितना ज्यादा प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क पीने मिल गया, है ना। फिर लिख रखा है द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास रोजी के अंदर, फटाफट से लिख दो, रोजी के अंदर आपको क्या कौन सा प्रोटीन मिला था, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन हमें मिला था रोजी के मिल्क से, ठीक है। एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। अगर आप कोई काउ मिल्क आप नेचुरल लोगे उससे भी ज्यादा आपके पास न्यूट्रिशियस था आपका ये वाला मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर रोजी काउ, ठीक है। हाँ ठीक है, सब लिखो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे बता रही थी आपके पास इसका आपके पास इम्फाइसेमा के लिए, देखो ये तो बात होगी हमारे पास काऊ की। सिमिलरली ना जो हमने अब यहाँ पे प्रोड्यूस कराया ना अपना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जी एक्चुअल कौन प्रोड्यूस कराता है, आपके पास एक शीप थी, ठीक है। शीप, क्वेश्चन यहाँ था सिंपल, बस नाम सुन लो। शीप थी जिसका नाम था ट्रेसी, ठीक है, जैसे रोजी नाम था इसी तरह से आपके पास शीप थी जिसका नाम था ट्रेसी। इस वाली शीप से हम क्या करते थे, यहाँ से हमने ऐसा ट्रांसजेनिक, इनको हम वही इसको हमने ट्रांसजेनिक बनाया, जैसे हमने इसको ट्रांसजेनिक बनाया ये अब कैसी चीज प्रोडक्शन करने लगी, इसने क्या प्रोड्यूस करा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसने क्या प्रोड्यूस करा,
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसने प्रोड्यूस करा, जो कि आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर एम्फाइसेमा। ठीक है, एम्फाइसेमा आपको याद होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, एम्फाइसेमा जो कि बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको एम्फाइसेमा हो जाता है। इट्स बेसिकली अ रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, तो क्या है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि किसने बनाया, ट्रेसी शीट ने बनाया था। कहां पे आपने इसको यूज करा, एम्फाइसेमा डिसीज को ट्रीट करने में आपने इसको यूज करा। ठीक है, सिमिलर अटेम्प्ट्स आज भी ऐसे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं जहां पे आपको पीकेयू मैंने आपको मॉलिक्यूलर चैप्टर में अच्छे से समझाया, सॉरी प्रिंसिपल वाले चैप्टर में, पीकेयू को ट्रीट करने के लिए भी आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ, ये वाला एप्लीकेशन सबको समझ में आया? बताओ, सब बताओ। ठीक है अभिलिप्सा, और बताओ। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी फोर्थ एप्लीकेशन विच इज वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी वही है कि सबसे पहले अगर हमें कोई वैक्सीन को ट्रीट कराना हो, वैक्सीन को चेक करना हो, तो सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे, फिर हम ह्यूमंस के अंदर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बात है, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन दैट आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ठीक है, पहले आपको एनिमल्स पे देखना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक माइस आर यूजफुल फॉर दिस टेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोलियो के लिए हमने क्या यूज किया था। पोलियो के लिए हमने एग्जाम्पल यूज किया था अपने माइस का, हमने वहां पे यूज किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर पोलियो। ठीक है, लास्ट आता है आपके पास केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नॉन एज योर टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। वही बात है, अगर आपको किसी भी, आपको मान लो आपने कोई प्रोडक्ट अपने लैब में बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करके बनाया है, अगर मान लो वो प्रोडक्ट आपका टॉक्सिक है, तो आपको वहां पे चेक कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको एनिमल्स के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका जब वो प्रूफ हो जाएगा, प्रूवन हो जाएगा, फिर ही आप अपने ह्यूमंस के अंदर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स अच्छा क्या मंकीज पर भी तो बहुत वैक्सीन ट्राई होते हैं, बट ट्रांसजेनिक एनिमल्स में उसका नेम नहीं है। मंकीज पे होते हैं, देखो मैंने वही बोला ना, 95% जो है एनिमल्स जो है वो माइस पे ही यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर देखो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर इज द सेम दैट इज यूज फॉर, जैसे आप ड्रग्स के बारे में देखो, ड्रग्स अगर कोई मार्केट में बनते हैं तो पहले उसकी भी टेस्टिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कि आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हमें केमिकल, जब हम वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे, वहाँ मैंने एक वर्ड बताया था क्वालिटी का, जो आपके पास क्वालिटी टेस्टिंग होती है वो आपके पास हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करती हुई जाती है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको किसी भी वैक्सीन का भी, किसी भी या फिर कोई भी केमिकल आपने जो बनाया उसके अगर आपको देखना हो, तो वहाँ पे आपको क्या कराना पड़ता है, आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स को वहाँ पे आना पड़ता है, और तभी हम ह्यूमंस में उसको जाके आगे यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टॉपिक? सब बताओ एक बारी, तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे, बताओ, सब बताओ। इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, बताना। इंटरेस्टिंग लग रहा है या बहुत बोरिंग लग रहा है? अभिलिप्सा, अच्छा, अच्छा अभिलिप्सा, मंकी फर्स्ट, माइस, माइस है आपके पास। ठीक है, मंकी नहीं होता, माइस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैं? चलो, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। इथिकल इशू से पहले हम यहाँ पे करते हैं, इथिकल इशू सबसे पहले हम करेंगे टिश्यू कल्चर। ठीक है, देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है, करें स्टार्ट टिश्यू कल्चर। ठीक है, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड प्राची, लग रहा है ना? ठीक है, ठीक है शिव, चलो और बताओ, टिश्यू कल्चर स्टार्ट करें? करें, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बोरिंग भी है, बट करना पड़ता है ना, नीट निकालना है तो करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो टिश्यू कल्चर, नाम से पता चल रहा है टिश्यू, दैट मींस हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे कोई छोटा सा टिश्यू यूज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली हम क्या कर लेंगे, उस पर एक छोटा सा हम पार्ट लेंगे कोई भी प्लांट का, जिससे हम पूरा एक कल्चर कर लेंगे, मतलब अपने पूरे प्लांट को, किसी भी न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को या फिर उसी एग्जिस्टिंग प्लांट की हम पूरा कल्चर उसको कर लेते हैं लैब के अंदर, उसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपागेशन भी। माइक्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कोई आपके पास पेड़ है, ठीक है, मान लो कोई आपके पास यहाँ पे ट्री है, आपने मान लो इसका छोटा सा पार्ट लिया, मान लो आपने यहाँ पे इसकी लीफ ली, ठीक है, आप क्या करोगे, इस लीफ के, जब आप इस लीफ को डालोगे ना, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे आपके पास क्या होता है, छोटे सी लीफ से आपके पास एक पूरे बहुत सारे आपके पास जो है प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आप प्लांट्स हर पूरे लैब के अंदर ऐसे 100 आप क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर्स लगा के छोड़ दोगे, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा हर एक जो है प्लांट का कोई भी आप मेरिस्टम या कोई भी पार्ट लोगे, आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके पास जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है बन जाते हैं। माइक्रो बोला क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हम यहाँ पे यूज
यूज करेंगे, बाद में इसका प्रोपागेशन, क्योंकि आपके पास नए नए जो है प्लांट्स आ जाते हैं, इसलिए हम टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है टिश्यू कल्चर के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको थोड़ा सा पार्ट किसी भी आपको प्लांट का लेना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, अपने पूरे प्लांट्स का कल्चर आप करा पाओगे, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी पार्ट हम यूज करते हैं ना, जो भी पार्ट हम यूज करते हैं आपके पास टिश्यू कल्चर कराने के लिए या फिर अपने प्लांट को प्रोड्यूस कराने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। एक्सप्लांट क्या होता है आपके पास, ऐसा कोई भी पार्ट जिसको आप यूज करते हो टिश्यू कल्चर कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। ये एक्सप्लांट जो है आपके पास कैसा होता है, पहली बात तो लिविंग टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। लिविंग टिश्यू मतलब कोई भी प्लांट का कोई आपके पास स्पेसिफिक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टोटीपोटेंसी, ये जो आपके पास जो भी हम एक्सप्लांट लेंगे, एक्सप्लांट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। यहाँ पे जो हम एक्सप्लांट यूज करेंगे ना, वो आपके पास उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टोटीपोटेंसी प्रोड्यूस करने की। टोटीपोटेंसी एक्चुअल में वही आपके पास बात होती है माइक्रो, आपके पास माइक्रो प्रोपेगेशन से मिलता जुलता ही है। टोटीपोटेंसी एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक छोटे से पार्ट से जब एक पूरा प्लांट बनवा देते हो ना, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। फनी सा नाम है टोटीपोटेंसी, इसको हम इसलिए यूज करते हैं, एक्सप्लांट को हम जब भी अपने छोटे से पार्ट को आप यूज करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर होल प्लांट, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। अब क्या होता है, आप अपने मेरिस्टम्स को आप अपने एक्सप्लांट्स को ना मेरिस्टम भी ले सकते हो। मेरिस्टम क्या होता है आपके पास, जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टम्स, है ना। आप एक्सप्लांट को मेरिस्टम, अपने मेरिस्टम को एज एन एक्सप्लांट की तरह भी यूज कर सकते हो। मेरिस्टम कैसा होता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होता है। अगर मान लो मैं बोलूँ आपको, मान लो एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, इसको कोई ना कोई डिसीज हुई हुई है, ठीक है। मान लो आपके पास डिसीज, एक प्लांट है उसको डिसीज हो रखी है, आप क्या करो, इसका मेरिस्टम को बाहर निकालो। जैसे आपने इसके मेरिस्टम को बाहर निकाला, अब आप जब नया प्रोडक्शन, अपना नया प्लांट जो है प्रोड्यूस कराओगे ना, उस वाले नए वाला जो प्लांट यहाँ पे आएगा, नए वाले प्लांट को डिसीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे मेरिस्टम लिया है, और मान लो मैंने यहाँ पे मेरिस्टम, मेरिस्टम कैसा होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, हमेशा डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है। तो जब जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा तो डिसीज उस मेरिस्टम के अंदर कभी भी नहीं होगी। मेरिस्टम भी दो तरह के आपके पास होते हैं, एपिकल मेरिस्टम एंड एक्सिलरी मेरिस्टम। जब आप एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबको पता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग होता है ना। आप क्या करोगे, जैसे आपने क्या करा, इसको हम कहते हैं मेरिस्टम कल्चर, इसको मेरिस्टम मीडियम कल्चर भी कहते हैं। एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर में लिखा हुआ है कि जब भी आप मेरिस्टम का, जब भी आप किसी मेरिस्टम को बाहर निकालते हो और उस किससे निकालते हो, जिसको आपके पास एक्चुअल में डिसीज हुई हुई है, तो जब आपके नए, जो आपके पास प्रोजेनी, जो आपके नए प्लांट्स आते हैं, वो हमेशा डिसीज फ्री बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टम जो था वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग था, इसके अंदर डिसीज अब नहीं आ पाई, डिवाइड होते होते वो डिसीज ही मेरिस्टम के अंदर से चली जाती है। क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, मान लो मेरे पास प्लांट था, मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लांट था, मैंने क्या करा, इसको बाहर थोड़ा सा प्लांट निकाला, थोड़ा सा पार्ट निकाला, जिसको मैंने नाम दिया एज एन एक्स प्लांट। मैं क्या करूंगी, इस छोटे से प्लांट को क्या करूंगी, अपने एक बीकर के अंदर डालूंगी। इस बीकर के अंदर मुझे देना होता है न्यूट्रिएंट मीडियम। जब तक मैं न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं दूंगी, किसी भी चीज को ग्रो करना है, आपको वहाँ पे खाना पानी तो देना पड़ेगा ना, तो न्यूट्रिएंट मीडियम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, सो दैट आपका पूरा प्लांट जो है वो अल्टीमेटली आपके पास ग्रो कर पाए, है ना। क्लियर हुआ सबको, सो गए क्या फिर से, अच्छा तुम्हारे मैसेज लेट आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में आप क्या दे सकते हो, शुगर सोर्स, कोई भी शुगर का आप सोर्स दे सकते हो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह, ये चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। साथ साथ आपको अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और आपको विटामिन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मिनरल्स देने पड़ेंगे, और साथ साथ आपको पीजीआर देने पड़ेंगे। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। जब आप प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको समझ में आएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक्चुअल काम क्या क्या होता है, हर एक हार्मोन का अलग अलग आपके पास जो होता है काम होता है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में हमें ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, तभी आपका जो प्लांट है वो नया आ पाएगा, ठीक है। अब क्या है, मान लो आपके पास मान लो नया प्लांट आपके पास बन गया। कैलस का काम वैसे आपके पास प्लांट ग्रोथ में आता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कैलस आपके पास क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दैट मींस आपके पास अभी फिलहाल जो सेल्स आपके पास, पहले सेल्स बनेंगे तभी तो आगे जाके पूरा पूरा प्लांट बनेगा ना। तो क्या होता है हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब कि आपके पास अभी जो सेल है वो अभी टिश्यूज ऑर्गन्स नहीं बना रहा है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, आप पीजीआर में जब 5 आपके हार्मोन्स पढ़ोगे, पहले मुझे बताओ ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बारे में थोड़ा सा पता है तो मैं ये वाली बात बताऊं, अदरवाइज आपको जब चैप्टर वहां पे पढ़ोगे तब आपको बता दी जाएगी। बताओ पहले मुझे बताओ, ये चीज मैं बताऊं या ना बताऊं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन वाली, बताओ फटाफट बताओ, पता है ना, ठीक है बता देती हूँ। ये देखो तो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कैलस बनेगा। अगर मान लो आपके पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो अमाउंट है वो बिल्कुल आपके पास मान लो सेम चल रहा है, बिल्कुल आपने सेम अमाउंट दे रखा है, उस केस में आपके पास कैलस फॉर्मेशन होता है। अगर आपने ऑक्सिन का अमाउंट साइटोकाइनिन से ज्यादा दे दिया, उस केस में आपके पास रूट बनती है। जिस अगर आपने मान लो साइटोकाइनिन ज्यादा दे दिया ऑक्सिन से, तब आपके पास शूट फॉर्मेशन, सिंपली बोलो तो स्टेम की फॉर्मेशन होती है। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, ठीक है, सो डोंट इग्नोर दिस, इसमें क्वेश्चन है। हमें नहीं पता 2025 का तुम्हारा लेवल कैसे होने वाला है, किसी को नहीं पता,
क्योंकि इस साल जो भी हुआ है नेक्स्ट ईयर को तो प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। तो हमें पीवाईक्यूज में जितना पार्ट आया है एटलीस्ट हम उतना तो कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा ना करें, बट पीवाईक्यूज में जितना आया है वो तो हमें करना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम जो है लर्न इसको करना। ठीक है, अब क्या है, पहले आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। ये देखो जो हमने पढ़ा पहले मैं वो चीज दिखाती हूँ। ये देखो, एज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन फेल टू कीप विद द डिमांड। सबको पता है पहले की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अगर हम नेचुरल चीजों से बना रहे थे अपने प्लांट को, वो नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या करा, हम टिश्यू कल्चर लाए। टिश्यू कल्चर में हमने क्या यूज करा, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है 1950 में हमने टिश्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया था। 3 इंपॉर्टेंट ईयर है, 1997 में आपकी रोजी आई थी, 1983 में एली लिली कंपनी का काम आया था, 1950 में टिश्यू कल्चर का जो मेन काम था वो आया था। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज करा, एक्सप्लांट्स यूज करा। हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब में अपने प्लांट को जो भी हमने एक्सप्लांट लिया उसको हमने ग्रो कराया। स्टराइल कंडीशंस भी देने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई फॉरेन माइक्रोब वगैरह आके इन्फेक्ट ना कर जाए हमारी क्रॉप को, है ना। फिर क्या है, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम दिया। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और आई कैन से एन एक्सप्लांट इज कॉल्ड योर टोटीपोटेंसी, आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए, एज एन आपके पास न्यूट्रिएंट मीडियम मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रखा है दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड योर माइक्रो प्रोपगेशन। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुकी है माइक्रो प्रोपगेशन होता क्या है। अब देखो, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिफाइड। इससे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, इतना पार्ट समझ में आया टिश्यू कल्चर का, बताओ बताओ, फिर मैं आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी। ठीक है, ठीक है शिव, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ना हम अपने जैसे हम अगर हम ह्यूमंस में देखें तो रिप्रोडक्शन अभी बोलो में नई प्रोजेनी कैसे आती है, बाय द यूजिंग ऑफ द जर्म सेल्स। हम यहाँ पे जर्म सेल्स यूज करते हैं। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में ना हम यहाँ पे सोमैटिक सेल्स का यूज करेंगे, हम यहाँ पे गेमीट्स वगैरह का यूज नहीं करते। ठीक है, टिश्यू कल्चर में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का सिंपली यूज करते हैं, जो कि आपके पास क्या कहती है। अब देखो मैंने वहाँ पे हम क्या बोलते थे, एन और एन हम वहाँ पे लेते थे, है ना, वहाँ पे हम क्योंकि गेमीट्स आपके पास हेप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स होते हैं आपके पास नॉर्मल बॉडी सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टू एन रहेंगे, एन तो रहेंगे नहीं क्योंकि गेमीट्स हेप्लॉइड होते हैं, बाकी सेल्स तो आपके पास डिप्लॉइड ही होते हैं ना। तो क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास मान लो आपके पास ये कोई प्लांट, यहाँ पे हमने प्लांट को रीजनरेट करना है तो हम प्लांट की बात करेंगे। प्लांट के बाहर मान लो ये सेल वॉल है, अंदर आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सिंपली बोलो तो आपके पास अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है, सिंपली बोलो तो कोई सेल है। ठीक है, बाहर उसके क्या है, सेल वॉल। सबसे पहले हमें काम क्या कराना पड़ेगा, अपनी सेल वॉल को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने का काम आप कर सकते हो सेल्यूलेज से सॉरी। ठीक है, किससे करा सकते हो, सेल्यूलेज से। पिछले चैप्टर में भी कुछ एंजाइम्स के नाम बताए थे जहाँ पे हमने स्पेसिफिक चीजों का यूज किया था, क्या चीज रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब क्या हमने क्या यूज करा, अपने सेल्यूलेज का एंजाइम का यूज करा, जिससे हमारे पास क्या हुआ, ये जो बाहर वाली रेड वाली सेल वॉल थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, जैसे ही मेरे पास सेल वॉल रिमूव हो गई, सिर्फ मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गया, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब आप सेल वॉल को रिमूव कर देते हो तो जो पार्ट आपका बचता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, हमने दोनों का क्या करा, प्रोटोप्लास्ट हमने ले लिया, दोनों का प्रोटोप्लास्ट। अब हम क्या कराएंगे, प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन कराएंगे, जैसे हम अपने गेमीट्स की फ्यूजन कराते हैं, सिमिलरली हम इनकी फ्यूजन कराएंगे, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्यूजन कराई, ये भी 2n था, ये भी 2n था, अल्टीमेटली जो मेरे पास न्यू सेल बनेगा, या फिर सिंपली बोलूं जो मेरे पास हाइब्रिड बनेगा, वो कैसे आपके पास प्लॉइडी लेके आएगा, 4n वाली प्लॉइडी लेके आएगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा प्लॉइडी बढ़ती है। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें वहां पे आपकी प्लॉइडी घटती है, लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्लॉइडी आपकी बढ़ती है ना। इसी तरीका का एग्जांपल आपके पास पोमैटो। पोमैटो इज अ कॉम्बिनेशन बेसिकली ऑफ योर टमाटो एंड पोटैटो। आलू टमाटर का कॉम्बिनेशन हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ योर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। वही हमने पोटैटो ले लिया, ये टमाटो ले लिया, हमने फ्यूजन कराई प्रोटोप्लास्ट की, अल्टीमेटली हमारे पास बन गया पोमैटो। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी लाइन लिख रखी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। सी ये देखो यहाँ लिख रखा है, साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स नेकेड प्रोटोप्लास्ट आपके पास बचा। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैराइटीज ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर भी उनके पास होना चाहिए। आपने क्या करा, उनको फ्यूज करा दिया, अल्टीमेटली आपके पास बन गया सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज फ्यूज्ड विद अ पोटैटो, वही पोटैटो टोमेटो की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, लेकिन जब आपने टोमेटो बनाया ना, यहाँ पे लिख रखा है अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। आपने टोमेटो बनवा तो दिया, लेकिन फिर भी आपके पास टोमेटो जो आपके पास एक्चुअल आप चाहते थे, जो मेरे पास डिजायर्ड चीज बने, वो फिर भी आपके पास जो है वो नहीं बन पाई। ठीक है, आपके पास आप करा सकते हो, लेकिन ये कोई चीज आपके पास फेवरेबल चीज आपको नहीं निकल के आती है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, हम क्या करते हैं, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, वहां पे तो हम वैरायटी लेते थे, लाइक क्या करते थे हम,
फादर की भी जेनेटिक मटेरियल यूज करते थे, मदर का भी जेनेटिक मटेरियल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ यूज नहीं करा, यहाँ पे तो हम प्लांट की बात करें, यहाँ पे तो हमने कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने यहाँ पे नहीं कराई ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं आपके पास टिश्यू कल्चर से या फिर सिंपली बोलो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से आपके पास हमेशा फॉर्मेशन होती है सोमा क्लोन्स की। सोमा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सोमैटिक सेल्स का यूज करा है। क्लोन्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड आपके पास जेनेटिकली जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं? उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर से आपके पास क्या प्रोडक्शन होता है? टिश्यू कल्चर से आपके पास सोमा क्लोन्स का प्रोडक्शन हमेशा होता है। बताओ, क्लियर हुआ? टिश्यू कल्चर हमारा इतना ही है। टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? बताओ, सब बताओ। टोमेटो में अभी टोमेटो में आलू में टमाटर, टमाटर में आलू होगा। अब मैं इसे कैसे दिखाऊं? इसको मैं गूगल पे सर्च करना, ठीक है? गूगल पे सर्च करना टोमेटो का डायग्राम, ठीक है? वहां से देखना, ठीक है? हाँ कृपेश पूछो। मैं देखती हूँ गूगल पे अगर आ जाता है तो टोमेटो का डायग्राम तुम्हारा। देखो पोमैटो का यहाँ पे प्लांट आ रहा है सीधा, तो पोटैटो आ गया। दे नहीं रखा, इंटरनेट पे भी नहीं दे रखा पोमैटो का। हाँ वही मैंने देखा, टोमेटो आ ही नहीं रहा तुम्हारा, है ना? टोमेटो को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन लिख के देखते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड, ये देखो, ये भी, हाँ ये देखो, देखो दिख रहा है कृपेश? ये देखो, ठीक है प्राची, बाद में इसका ब्रीफ देख लेना बिल्कुल अच्छे से। बताओ थोड़ा सा समझ में आया? इस तरह का दिखा रखा है ये, ठीक है? चलो अच्छा है, खाना है। चलो चलो, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़े इथिकल इश्यूज, ठीक है? इथिकल इश्यूज में ना हम क्या पढ़ेंगे? देखो जैसे हम, मैंने आपको ऊपर बोला हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, हमें वहाँ पे एनिमल्स का बलिदान देना पड़ता है, ठीक है? ये सिंपली बोलूँ, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हम किसी भी होस्ट के अंदर कोई फॉरेन जीन हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे और क्या कर रहे थे, मतलब ये सब चीजें कोई एथिकल तो नहीं है ना। आप किसी एनिमल का आप यूज कर रहे हो, है ना? किसी एनिमल को आप यूज कर रहे हो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो ये चीज कोई एथिकल तो नहीं है ना, ऐसी चीज होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसी के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बाद में आई थी। है तो चीज अल्टीमेटली गलत ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसी के ना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कि अगर चलो तुम यूज कर भी रहे हो, साइंटिस्ट को बोला कि अगर तुम ऐसी चीजें यूज कर भी रहे हो तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कभी भी सारे एनिमल्स वैसे सारे मर जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास कुछ इथिकल इश्यूज होने चाहिए जो कि एड्रेस सबको करने चाहिए, है ना? तो क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन फर्दर विदाउट एनी रेगुलेशन। अगर आप रेगुलेशन नहीं करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm organisms, ठीक है? Going beyond the morality, the biological significance of such things is also important. आपको पता, आपको बायोलॉजिकल, भाई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी तुमको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल हर, देखो हर इंडिविजुअल का अपना अपना काम है, ठीक है? अगर आप टॉपिक, अब हम अपनी इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां भी हम देखेंगे, हमें, हमारा मेन काम ये नहीं होता कि कभी भी हमें किसी चीज को बाहर निकाल देना। हमारा मेन काम होता है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल, जैसे हमने ह्यूमन वहां पे पढ़ा था इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी या फिर कोई अपने पिछले चैप्टर बायोटेक में भी, हमारा मेन काम ये नहीं होता किसी इंडिविजुअल को मार देना, ऐसा नहीं होता। हमें सब इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस साथ में लेते हुए चलना होता है ना? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, ठीक है? अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अगर आप मान लो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करा करा के आप ऐसी चीजें कराई जा रहे हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे, जो कि आपके पास अल्टीमेटली वो भी आपको हेल्पफुल नहीं होते, ठीक है? सब चीज जब तक आपके पास एक मिनिमम लाइक ना हद तक होती है वो ही हमारे पास सही रहती है। अगर आप उस चीज का कुछ ज्यादा यूज करोगे तो आपके पास वो चीज हेल्पफुल नहीं रहेगी। इसी चीज को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई, GAAC, विच इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सब कमेंट्स में लिखो इसकी फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अनीश अब आए हो? ठीक है, बताओ इसकी फुल फॉर्म सब लिख के बताएंगे, ठीक है? तो GEAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कमेटी है जो आपके पास आई सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, दैट मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च। जो भी आपके पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो भी आप कर रहे हो, है ना? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही तो हमने की थी ना अपने पूरे, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो आप जो भी आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, पूरा देखने के लिए आपके पास कौन सी कमेटी आई, विच इज योर GAAC, ठीक है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके गुड, ठीक है। अब क्या था, मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब एक्चुअल क्या होता है, कॉपीराइट की तरह तुम समझ सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने बोला, कोई मान लो मैंने आज इन्वेंशन करा, मान लो मैंने आज इन्वेंशन करा किसी एक प्लांट का, मान लो मैंने इन्वेंशन करा, कल को जाके कोई और आए और वो बोले मैंने इन्वेंशन किया था, अब तुम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज गलत होगी ना। तो जब तक मुझे उस चीज का पेटेंट नहीं मिलेगा, मैं तो फिर उसमें, मैं तो फिर दिमाग में रहना कि यार पता नहीं फिर कोई कल के आके कोई मेरा नाम यूज करके आगे वो कर दे, अपना अपना अप्रूवल दे दे कि मैंने इस चीज का इन्वेंशन किया है ना। तो पेटेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, कि सबको जो चीज मैंने इन्वेंट करी है, अगर मुझे उसका पेटेंट मिल जाता है, पेटेंट के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो चीज आपके पास हेल्पफुल है, कुछ आपके पास डिवास्टेटिंग कंडीशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है ना, तो इसकी भी कुछ पेटेंट प्रोड्यूस, किसी में कोई भी चीज आप इन्वेंट करते हो तो उसको पेटेंट आपको लेना पड़ता है, ठीक है। और पेटेंट लेने के लिए भी क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है, तभी आपको उस चीज का पेटेंट मिल पाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता, ठीक है। अब क्या है, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हम क्या क्या अपना यूज करते हैं, डेवलप एंड यूज बाय द फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल। अब हम यहाँ पे पूरा अपना टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने फार्मर्स की, क्योंकि फार्मर अभी हम देखेंगे इंडिया में, हम अभी हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया जो हमारा है ना, इस जो हमारे पास इंडिया है वही माना जाता है। वैसे इंडिया ने मान लो कोई ना कोई राइस प्रोड्यूस करा, कल को कोई यूएससी कंपनी आई, उसने ये वाला राइस यूज करा और इस बार हमारे राइस का यूज करके अपनी कंट्री में कोई नया राइस बना भी दिया, लेकिन उसने यूज तो हमारे इंडिजिनस हमारे राइस का किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फार्मर्स का किस तरह से एंगर जो है बढ़ेगा, और इसके लिए हम क्या क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसके अमेंडमेंट्स आए, तो इस चीज के बारे में हम पूरा जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सबको, सो तो नहीं गए ना तुम, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलो देखो, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशिया, ठीक है, ठीक है। हाँ कृपेश, आज हो जाएगा चैप्टर, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा फिर देखो, देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। अगर आप अपने इंडिया में देखें ना, हमारे पास 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस आज भी प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी आपके पास वेराइटीज है राइस की, आप लिखोगे 2 लाख वेराइटीज हमारे पास आज भी प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी अगर हम राइस की देखें, सबसे ज्यादा है, सबको पता है, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स अरोमा एंड फ्लेवर। बासमती राइस बहुत ज्यादा लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट आपके पास राइस यही चलते हैं सबके घरों में, ठीक है। तो क्या होता है, बासमती राइस को सबसे ज्यादा प्रिविलेज मिलती है। 27 वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। 2 लाख वेराइटीज सब राइस की है, लेकिन उसमें से हम देखें 27 वेराइटीज आपके पास बासमती राइस की है, ठीक है। फिर है देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट फॉन्ट, पुराने टाइम पे भी बासमती राइस वगैरह की बात की गई है। 1997 अगे 1997 में और क्या हुआ था, कोई बताएगा 1997 में और क्या हुआ था, बताओ। अभी ऊपर बताया था, 3 ईयर बताए थे, 1997 में और क्या हुआ था, रोजी आई थी, वेरी गुड, ठीक है। तो 1997 में और क्या हुआ था, एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। 1997 में क्या हुआ, बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया किसने, अमेरिकन कंपनी ने। कौन से कहां से लिया, कौन सा ऑफिस का नाम था, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने पेटेंट ले लिया, है ना। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी। अब क्या, अब बनाई तो हमने इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, लेकिन यूएस वाली कंपनी ने क्या करा, एक नई वेराइटी ऑफ राइस बना दी, लेकिन किसका यूज करके, ठीक है, किससे यूज उसने किसका करा, यूज उसने करा वही आपकी जो आज की वेराइटीज है जो हमने प्रोड्यूस करी है। कोई कैसे आपकी, आपने जैसे यूट्यूब पे बोले कॉपीराइट आ जाता है कभी कभी, है ना, तो वो भी किस वजह से, हम बनाई हमने, करा हमने मेहनत है, लेकिन कोई अगर कल को आगे कोई आपकी आपकी मेहनत को सारा क्रेडिट ले ले तो कैसा लगेगा, है ना, ठीक है। मयूर मैम, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत स्ट्रेस में हूँ सच में, प्लीज बात। मयूर देखो, आप पर्सनल मेंटोरशिप देखो ज्वाइन कर सकते हो, साथ साथ देखो मैंने सुबह लेक्चर वो सेशन भी लिया था, वहां पे मैंने आपको सारे देखो, आप पता है मैंने आपका ही डाउट देखा था लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में, आपने यही पूछा हुआ था ना कि 11th वेस्ट हो गई हम कैसे करें, इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक स्लाइड लाई थी, बट उस टाइम पे आप सेशन में शायद थे नहीं, है ना। सेशन में एक इंपॉर्टेंट में डाउट यही लाई थी, और वहां पे 11th वेस्ट वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे मैंने एक्सप्लेन की है चीज, ठीक है। मयूर देखो, आप पर्सनल मेंटोरशिप आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, कोई डाउट हो तो अभी पूछ, देखो लास्ट तक रुको, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, लास्ट में डाउट पूछ लेना, ठीक है। ठीक है मयूर, बाकी पर्सनल मेंटोरशिप आप ले सकते हो, वहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक मेंटोर मिल रहा है, वहां से कितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस करो, बट आप लास्ट में पूछ लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, पहले वाला ये वाला टॉपिक खत्म कर ले, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर डिस्कस करते हैं मयूर, ओके।
चलो देखो, न्यू वैरायटी ऑफ बासमती एंड एक्चुअली बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटीज। भाई इंडिया की वैरायटी थी, लेकिन कहाँ पे जाके पेटेंट किसने ले लिया? यूएस वालों ने, है ना। फिर क्या था? इंडियन बासमती, ठीक है, इंडियन बासमती एक्सप्रेस विद द सेमी ड्वार्फ वैरायटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन। उन्होंने करा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या कराया? हमारी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो कि एक्चुअल इंडिया ने प्रोड्यूस की है, ठीक है, लिया उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटीज का, उन्होंने जो है यूज उन्होंने यही किया और उन्होंने क्लेम कर दिया एज एन इन्वेंशन। करा वही, देखो सारा काम वही है, करा इंडिया ने प्रोड्यूस, लेकिन इन्वेंशन किसने, नाम किसने दे दिया आपके पास आगे जाके? यूएस वालों ने नाम दे दिया, है ना। फिर यहाँ पे लिख रखा है बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्शन प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन हर्बल मेडिसिन। यहाँ पे तो हमने बात करी राइस की, लेकिन आपके पास ना पेटेंट कर यूएस वालों ने ट्राई करा कि हम ना टर्मरिक, नीम वगैरह पे भी हम अपना पेटेंट ले लेते हैं। इतने ज्यादा वो लाइक कहते हैं ना ग्रीड में बदल गई उनके, जो आपकी उनकी इच्छा थी वो बिल्कुल ग्रीड में बदल गई कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मरिक और नीम का भी हम पेटेंट ले लेंगे, ठीक है, तो उनकी ग्रीड में बदल गई, है ना। मयूर, ठीक है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बता दी कि साथ साथ हमारे टर्मरिक और नीम का भी हमने पेटेंट जो है लेने का हमने उन यूएस वाली कंपनी ने लिया, ठीक है। अब क्या आता है? बायोपिरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, बी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है। चलो देखो, बायोपिरेसी आपके पास क्या होती है? इज द टर्म दैट इज यूज्ड बाय द, दैट इज यूज्ड टू द रिसोर्सेज ऑफ बायो रिसोर्सेज। आपने यूज कर लिए एमएनसीज, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारे कुछ ना कुछ ऐसी एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो कि क्या करती है? यूज कर लेती है बायो रिसोर्सेज का। बायो रिसोर्सेज भी कौन से? जो कि प्रोड्यूस कोई कंट्री कर रहा है और दूसरी कंट्री उसका यूज कर रही है। तो जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना, उस टर्म को बेसिकली, वो टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए उस टर्म को हम कहते हैं बायोपिरेसी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बायोपिरेसी आपके पास क्या होती है? क्या होता है इसका मतलब? टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द एमएनसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी आपके पास जो है पेटेंट ले सकती है विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विद कंपेंसेटरी पेमेंट। कंपेंसेटरी पेमेंट क्या होता है? अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, आप यूज भी कर रहे हो, अगर मान लो कोई चीज आप चाहते भी, आपकी आप चोरी करके आप अपनी कोई और चीज आप यूज भी करना चाहते हो, तो आपको उस कंट्री को ना बेसिकली कुछ अमाउंट देना पड़ता है, सो दैट आगे जाके कोई केस वगैरह ना हो जाए, तो कंपेंसेटरी कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कंपेंसेटरी पेमेंट भी नहीं दी जा रही, कोई टैग, कोई मतलब आपके पास कुछ मैं सिंपली बोलूं, कोई टैग भी नहीं दिया जा रहा कि इन्होंने इन्वेंट किया था, हमने तो यूज किया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपना बायोपिरेसी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऐसे आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा नेशंस आप देखोगे जहां पे आपको क्या दिखेगा कि वो फाइनेंशियली पैसों में तो बहुत लाइक अंबानी है, बिल्कुल पैसों पैसों उनके पास बहुत है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज और ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है ही नहीं, ठीक है। अब आप इन नेशंस को क्या सक्सेसफुल बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे यार, पैसा है लेकिन ये सब नॉलेज तो नहीं है ना। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, वहां पे हमारे पास मल्टीपल ट्रेडिशनल नॉलेज है। हम आज भी अपने हल्दी को कितनी जगह, हमें कोई चोट लगी, हम हल्दी को आज भी कितना ज्यादा हेल्पफुल, हल्दी को कितना ज्यादा हेल्पफुल में हम लेते हैं, है ना। कितना ज्यादा हमें जो है हल्दी ही हेल्प करती है। तो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज आज के टाइम पे भी है, ठीक है। रिच कोई हो ना हो, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज वहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अब हमने अपनी पूरी बायोटेक में क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? हमने एक अपने नेचुरल होस्ट को, जो कि एक्चुअल में अभी इतना एडवांस नहीं है, हमने अपने नेचुरल होस्ट को कहाँ पे यूज करा? हमने नेचुरल होस्ट पे क्या क्या अपनी बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कराया, सो दैट हम भी क्या बन जाए, हम भी रिच बन जाए आने वाले टाइम में, या फिर हमारी भी जो है अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी और ज्यादा जो है बढ़ जाए। हमने बायोटेक में पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है ना। इससे क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा, हमारा एफर्ट पड़ेगा, हमारा जो जो पैसा खर्च होने वाला है वो भी हमारा विद द ओनली हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिख रखा है कि बाद में जाते जाते क्या हुआ, अभी हम आज के टाइम पे भी देखें तो आगे लोगों को अपने इनजस्टिस के बारे में पता चला कि यार हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है। इसी को क्या करने के लिए, इसी को प्रूव कराने के लिए लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में गए, और इसी का करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट बिल हैज क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा आपके पास, जो आपके पास पार्लियामेंट था, कौन सा आपके पास उन्होंने अप्रूव करा, कौन सा उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने करा? सेकंड अमेंडमेंट एक्ट को उन्होंने क्या करा? उन्होंने अप्रूव करा, जिसके अंडर क्या था? आपको सारी, जिसके अंडर क्या था? इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडियन सेकंड अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर क्या था, कि लोगों को यहाँ पे अब अपनी जस्टिस के बारे में पता चल गया कि एक्चुअल हमारे साथ क्या क्या इनजस्टिस हो रही है और हमें क्या क्या उन चीजों के लिए लड़ना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे हमारे इथिकल इश्यूज जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में लोगों को, मतलब सिर्फ इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोगों के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के अगेंस्ट भी क्या हुआ, बहुत सारी बातें जो है एडवाइस की गई, बहुत ज्यादा चीजें बताई गई स्लोगन्स वगैरह के थ्रू, जिससे कि लोग जो है अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो गए, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलो समरी रीड करें, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा? बायोटेक की कंप्लीट होगी हमारी पूरी यूनिट, बताओ। बायोटेक कंप्लीट होगी हमारी, इजी लगी ना बायोटेक? कंफ्यूजिंग थी, डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी क्लियर होगी होगी।
ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम समरी। देखो यहाँ पे समरी में देखो, बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोब्स। सबको पता है हमने क्या क्या यूज किया था, कैसे कैसे यूज किया था। टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, पोटेंशियल ऑफ मैनिपुलेशन, विट्रो इन विट्रो मतलब हमने सारा का सारा जो मैंने पूरा टिश्यू कल्चर करा तो हमने सारा का सारा बाहर ही है ना बॉडी से, मतलब इन विट्रो का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल के चीजें करना है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोब्स, हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करा, प्लांट्स का यूज करा, एनिमल्स का यूज करा, दैट दे हैव द नोवेल कैपेबिलिटी, जिनके पास भी कैपेबिलिटीज थी। Genetically modified GMOs has been created by using methods other than the natural method to transfer one of more genes. Definitely हमने क्या किया था, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमने ट्रांसफर की थी ना जीन्स, बाहर से हम लाते थे, है ना। फिर यहाँ पे है जीएम प्लांट्स हैज बीन यूज्ड इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड बढ़ानी हो, जैसे मैंने यील्ड की अगर सिंपली बात करें, हमने किसी प्लांट को एज इंसेक्टिसाइडल, हमने किसी प्लांट को अगेंस्ट बना दिया किसी भी इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट, तो आपने एक तरह से यील्ड बढ़ा ही दी ना किसी भी प्लांट की, है ना, तो वहां पे यूज कर सकते हो। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये सारे अपने जो है चीजें पढ़ी थी। देयर आर सेवरल जीएम क्रॉप्स विद इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू का एग्जांपल कोई बताएगा मुझे, न्यूट्रिशनल वैल्यू का एग्जांपल मैंने बताया था, कहाँ पे हमने यूज किया था, चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम तो सोच होके बताओगे मुझे। फ्लेवर सेवर टमाटो में हमने यूज किया था इस चीज का, है ना, तो वहां पे हमने न्यूट्रिशनल क्वालिटी अपनी चीज की बढ़वाई थी, है ना। फिर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव बीन इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, हमने हेल्थ केयर में भी यूज किया था, हमने मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर कराई थी, इंसुलिन का हमने प्रोडक्शन कराया था, है ना। सिंस द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन्स, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। हाँ वेरी गुड कृपेश, गोल्डन राइस भी हमने प्रोडक्शन कराया था जहाँ की विटामिन ए रिच था, है ना। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे, हमने क्या यूज कराया था अपना, देखो अगर आप यस yes. अगर आपके नॉर्मल इंसुलिन की हमने बात की थी, जब हम नॉर्मल इंसुलिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे, हम अपने स्लॉटेड कैटल और पिग से हम एक्सट्रैक्ट करते थे, वहां पे हमने देखा था अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे बायोटेक के थ्रू अपनी ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कराओगे, जिसको हमने नाम दिया था ह्यूमुलिन, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास कोई अनवांटेड रिस्पॉन्स बॉडी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ, पढ़ सकते हो, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन बैक्टीरिया येट इट्स स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द नेचुरल मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही था ना, सी पेप्टाइड बस रिमूव था वहां पे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, आज ही मैंने आपको बताया, मॉडल्स के बारे में एग्जांपल बता दी, ये डिसीजेस के नाम सबको याद रखने हैं, ठीक है। जीन थेरेपीज एंड इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट डिसीज, स्पेशली हेरिडिटरी डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए थेरेपी थी। इट डज सो बाय रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट जीन विद अ फंक्शनल वन, फंक्शनल जीन हमने लगाई थी, एंड जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व जीन एम्पलीफिकेशन, जीन का एम्पलीफिकेशन भी कराएंगे, तभी तो जीन एम्पलीफिकेशन कैसे कराया था, जब हमने स्टेम सेल्स के अंदर जाके इंसर्ट करा दिया था, तो अल्टीमेटली एम्पलीफिकेशन अपने आप ही हो गया था डब्ल्यूबीसीज के अंदर। Viruses that attack their host and introduce a genetic material into the host cell as a part of their replication cycle are used as a vectors. Vectors की तरह हमने किसको यूज किया था? The current interest in the manipulation of micro plant animal has raised serious ethical questions. Ethical question हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, क्या क्या ethical questions आए थे, बताओ क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? क्वेश्चन करेंगे बस थोड़े से, फिर आप जाओगे, ठीक है, ठीक है, मजा आ गया, वेरी गुड, ठीक है। लाइक करो सेशन को, सबसे पहले लाइक करो सेशन को। गोल्डन राइस मैम में विटामिन ए है, टेस्ट में विटामिन सी मार्क करके, अच्छा अच्छा, हाँ मैं टेस्ट तो तुम्हारा पूछना ही भूल गई, टेस्ट तुम्हारा कैसा गया था, कितने कितने मार्क्स आएंगे कोई बताओ, कितने मार्क्स आए हैं? 4 बायो तुम्हारी 304 मार्क्स की थी आई थिंक, है ना। हाउ वाज योर टेस्ट बताओ एक बारी। इजी लगा था, टफ लगा था? क्लास 12 के टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, टेस्ट डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है, थर्सडे या देखेंगे किसी दिन हम टेस्ट डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। डाउट्स तुम्हारे डाउट फोरम पे अभी लिप्सा का तो आया था, मैंने क्लियर कर लिया था, इस बार भी सिली मिस्टेक्स होगी। चलो प्राची, मैं ना सिली मिस्टेक्स पे भी एक वीडियो जो मैं बताई थी ना, वीडियो सब आती रहेंगी टाइम टू टाइम, सिली मिस्टेक्स की वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, ठीक है। कृपेश टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट ऐप पे होता है कृपेश, ऐप पे जाओगे ना सीधा बैच में, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट होते हैं, ठीक है, हर 15 डेज में टेस्ट होते हैं, जो भी प्रीवियस आप टेस्ट में आ चुका है वो भी आता है, ठीक है। क्यों बेकार हुआ शिव? अच्छा था, लेकिन सिली सिली मिस्टेक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलो तुम्हारा एक टॉपिक ऐड हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में हम टेस्ट के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, चलो इसका बताओ, मैच द फॉलोइंग आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ मैच द फॉलोइंग, तो बहुत आसानी से हो जाता है, एक ऑप्शन मार्क हो जाए, ऑप्शन करते हुए चलो, कहाँ पे होता है नीट में, तो पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक भी मैच होगा ना तुम्हारा आंसर वहाँ पे आ जाता है, नीट में अगर तुमने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, एक भी मैच हो जाता है, आंसर आ जाता है वहां से, ठीक है। चलो बताओ, देखो
रोजी, रोजी आपके पास आपने कहाँ पे यूज किया था, ट्रांसजेनिक का। अब ए का 4 ढूंढ लो, ए का 4 देखो, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब चलो बी पे देख लो, बायोपिरेसी की आपके पास देखो, अनऑथराइज बायोपिरेसी आपके पास देखो, राइट ग्रांटेड फॉर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1, पहले 1 को देखो, इम्फाइसेमा तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा आंसर, 1 मार्क करो, आगे बढ़ो क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, चलो 122 123 देखो, अब यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो गोल्डन राइस से हम स्टार्ट करते हैं। देखो गोल्डन राइस कहाँ पे आपके पास यूज होगा, विटामिन ए रिच होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हुआ था, बैकलॉग था ना मैम, अभी रिसेंटली फॉलो किया, कोई बात नहीं, सिर्फ देखो बैकलॉग की मैंने आपको वीडियो बताई है ना सुबह, वो उसको फॉलो कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक वीडियोस अब हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास वीडियोस अब आती रहेंगी, ठीक है। 123 का ए, ठीक है। गोल्डन राइस आप रिच विटामिन ए के रिच होता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर यहाँ पे देखा है बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन को हम कहाँ पे यूज करते थे, बीटी टॉक्सिन एज एन क्राई प्रोटीन की तरह हमने यूज किया था, पिछले लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर देखो देखो आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी लाई हूँ, ठीक है। चलो देखो, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और फॉर आरएनए इंटरफेरेंस एज अ मींस ऑफ सेलुलर डिफेंस, एज अ मींस ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये क्या हो रहा है, इज बताओ उसका क्या सोर्स था, सोर्स हमने दो सोर्स यूज किए थे, बताओ बताओ। मैं यहाँ पे टिक नहीं कर पा रही, ऐसे हो गया, टिक हो गया, बताओ सोर्स बताओ। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया हैविंग आरएनए जीनोम, टिक नहीं कर पा रही मैं, तुम ऐसे बताओ। डी, इन्फेक्शन बाय आरएनए हैविंग आरएनए जीनोम एंड मोबाइल जेनेटिक, नाम क्या था मोबाइल जेनेटिक मटेरियल का, एक हमने नाम डिस्कस किया था, नाम बताओ, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का नाम बताओ, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल का, टी से स्टार्ट था, ट्रांसपोजोन्स, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ, क्यों क्यों किल नहीं कर पा रहा था वो, क्या मैं फिर मार्क नहीं कर, हो गया, चलो बताओ खुद को क्यों नहीं किल कर पा रहा था, बताओ। बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, ऐसा तो नहीं था, टॉक्सिन इज इमेच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, या फिर बैक्टीरिया एनक्लोज टॉक्सिन स्पेशल सैक, बताओ इसका आंसर बताओ। 125 का सी, वेरी गुड कृपेश, ठीक है। टॉक्सिन इज इनएक्टिव, ठीक है, टॉक्सिन आपका क्या था, इनएक्टिव था, ठीक है। फिर देखो पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी आपके पास क्या थी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, होस्ट तो हम पढ़ते नहीं थे, स्पेसिफिक देखो सीधा सीधा आंसर आ गया, हम यहाँ पे पैथोजन के बारे में पढ़ते थे, नाम से पता चल गया पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट देखो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या था आपके पास, किसको किस लिए हम इसको यूज करते थे, ठीक है। अभिलिप्सा, ठीक है। अच्छा 127 का बताओ, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपके पास क्या था, 127 का डी, ठीक है, वेरी गुड, और बताओ, ठीक है, इसको हम एम्फाइसेमा ट्रीट करने के लिए यूज करते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या आपके बताना है आपको, आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अ डीएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज आरएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए वायरस, बताओ। रेट्रो वायरस आपके पास, आपको रेट्रो वायरस के अगेंस्ट आपको बताना है। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, डबल स्टैंडर्ड सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हम वहां पे क्या किस लिए यूज करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मैंने एक स्पेसिफिक चीज बताई थी, वहां पे लिख रखा था ना सी डीएनए, और वहां पे लिख रखा था आगे एडीए, ये आपके पास एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है। 128 का आरएनए दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए, वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, यस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आपके पास क्या था, बताओ गोल्डन राइस क्या था, बताओ। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, येलो कलर टिंट, येलो कलर का टिंट देता था, नहीं, ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, ठीक है, ठीक है, हाँ सबका ठीक है, शिव, प्राचीरिया, जागृति, अभिलिप्सा, ठीक है। फिर देखो बीटी कॉटन इज नॉट, बीटी कॉटन आपके पास क्या नहीं है, बीटी कॉटन क्या नहीं है, ठीक है। 129 का सी, ठीक है सबका, बीटी कॉटन क्या नहीं है, ठीक है, कृपेश, डोरामी, प्राची, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, और बताओ 130 का बताओ, हाँ सबका ठीक है। 130 का डी, रेजिस्टेंस सब पेस्टिसाइड के थोड़ा ना होता है, सब छोड़ो तुम ऐसे समझ जाओ, ठीक है, सब पेस्टिसाइड के अगेंस्ट नहीं होता। ये तुम्हारे बच्चे हैं 131 2 3 4,
ये वाले चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देके जाओगे, अभी मैं आगे करा रही हूँ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक देके जाओगे, हैशटैग्स यूज करके जाओगे। बहुत आलसी हो तुम, कमेंट नहीं होता तुमसे, लाइक नहीं होता, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर देके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। कौन सी एडवांटेज है? रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर वेरी इजी टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इज अ चीप प्रोसेस दैट, यस, ये आ गया। थेराप्यूटिक्स का एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बात कर दी सीधा सीधा इंसुलिन की। हमने इंसुलिन में देखा था वहां पे कोई अनवांटेड रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 95 का बताओ, 94 का सी, हाँ ठीक है। 95 का बताओ, consider the following statement about insulin and select the incorrect statement। बताओ, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 इमिनो एसिड। अच्छा देखो, इस वाली स्टेटमेंट को ना अपने नोट में भी ऐड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इंसुलिन जो होता है 51 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इसको आप जो है करेक्ट मार्क वैसे ही कर लेना, ठीक है, नोट्स में भी ऐड कर लेना, ठीक है। फिर लिख रखा है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड, ठीक है। इन मेंबर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज 95 का, ठीक है, 95 का डी, ठीक है। अच्छा सी पढ़ लेते हैं, मेमस इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन व्हिच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड, ये तो ठीक है। सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन मैच्योर, कब से प्रोड्यूस होने लग गया, डायग्राम से बताया था मैंने, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज इजियर एक्सट्रैक्टेड, अर्लियर आएगा, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लॉटेड पिग्स एंड कैटल, ठीक है। एनिमल इंसुलिन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन, ये भी आपके पास स्टेटमेंट ठीक है। एनिमल इंसुलिन causes some undesirable side effects such as allergy, बताया था एलर्जी किसी किसी पेशेंट्स में क्या था, एलर्जी कॉज हो गई थी। नन ऑफ दीज, कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। पता है क्या होता है, मेरे टाइम पे भी ना नीट में, पता है ऐसा कभी क्वेश्चन आता था ना नन ऑफ दीज वाला, मैं उसको इग्नोर ही कर देती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा कभी कभी ऐसे आंसर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर पीसीआर। पीसीआर के लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजन बिफोर इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स। पीसीआर रिक्वायर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इट डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। पीसीआर इज यूज्ड फॉर ओनली व्हेन द पैथोजन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट यही गलत हो गई है। चलो अच्छा 2 क्वेश्चन है, चलो ये बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन तुम बताओगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। क्लोन्स व्हिच हैव अनम्यूटेटेड जीन्स विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक, clones having the unmutated gene will not appear on the photographic film, गलत है ये तो। हाँ 97, 98 बताओ, बताओ। यहाँ पे देखो ना, अनम्यूटेटेड की बात हो रही है, हमने म्यूटेटेड वाला देखा था, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बायोवार इज द यूज ऑफ, बायोवार, बायोवार तुम छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, बायोवार छोड़ दो, ठीक है। चलो ये इसका आंसर ही वैसे यही था, छोड़ दो इसका, ठीक है। चलो खत्म हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चन। अच्छा एक बात ये देखो, यहाँ पे मैं लिख के लाई थी, वेट, हाँ ये देखो, ये तीनों टर्म्स एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो। देखो एक हमने क्या पढ़ा अभी, बायो एथिक्स, बायो पेटेंट और बायो पिरेसी, ठीक है। बायो एथिक्स क्या था, बायो एथिक्स पे किसने काम किया, जीईएसी ने, है ना, बता दिया मैंने आपको। फिर क्या था, बायो पेटेंट पे किसने बात किया, बायो पेटेंट आपको मैंने बता दिया, पेटेंट क्या मतलब होता है बता दिया। बायो पिरेसी ने आपको 3 टर्म बता दी, क्योंकि तीनों टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ये तीनों टर्म्स को अच्छे से आप जो है अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो हमारा चैप्टर बायोटेक खत्म हो गई है। पर्सनल मेंटरशिप जिसने ज्वाइन करनी हो वो कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड, ठीक है। आप कोड यूज कर सकते हो, आपको पर्सनल मेंटरशिप फिर 4000 रुपीज में मिल जाएंगी। कमेंट सबने लिख के जाना है, ठीक है, आंसर्स बता के जाने हैं सबने, ठीक है। अच्छा मयूर चला गया या है अभी, बताओ, मयूर चला गया या है, बताओ एक बारी। हाँ डोरामी, ठीक है, आंसर बताओ। ठीक है, मयूर चला गया है, शायद वो चला गया। देखो मैं बीच में लेक्चर में कैसे उसको एक्सप्लेन कर दी, पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट था ना, ठीक है। बायोटेक खत्म हो गया, हम नेक्स्ट में अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्टार्ट करेंगे, परसों हमारा लेक्चर है जब, ठीक है। मयूर चला गया आई थिंक, है ना। मयूर मैं यहाँ बोल के चली जाती हूँ, अगर ठीक है, अगर कृपेश सोने चला गया, चलो अगर चला भी गया ना, तो अगर आप बाद में वीडियो देखो मयूर, तो नेक्स्ट लेक्चर में ना स्टार्टिंग में आ जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी डाउट्स है ना मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना,
ठीक है, बाद में बीच में नहीं, या एंड में आना या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में। पढ़ना हो तो आ सकते हो साथ साथ, लेकिन अगर डाउट पूछने आना हो स्टार्टिंग में आ जाना या फिर एंड में आ जाना। ठीक है, बाकी पर्सनल मेंटोरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूंगी। थर्सडे को हमारा लेक्चर होगा जब। ठीक है, हाँ चला गया वो शायद। ठीक है, चलो तुम लीव कर सकते हो अब। थैंक यू सो मच। बायोटेक हमारी खत्म होगी।